हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है यहाँ पर ऑल 5 ईयर प्लान्स, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सबको देखने वाले हैं ट्रिक के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, आप पहले से जानते हो, आपको टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट कहाँ पर मिलेगा? प्रैक्टिस बैच में। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, क्योंकि सफिशिएंट नहीं है सिर्फ पढ़ना, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। और जल्दी से चीज़ों को आप याद कर पाओगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उस चीज़ का भी आपका अंदाज़ा लग जाएगा। इसमें जितने सारे पंचवर्षीय योजना हैं, मतलब टोटल 12 हुए हैं। 12 में जितने सारे पॉइंट्स आते हैं, जितना सारा सीक्वेंस होता है, ईयर होता है, जितना सारा डेटा होता है, सब का सब मैं याद कराने वाला हूँ ट्रिक के साथ। और बहुत आसान जो ट्रिक कहते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से सिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको कंप्लीट वीडियो नहीं देखना है। आपको क्या करना है, 1 घंटे की अगर वीडियो है तो 15-15 मिनट की वीडियो को आपको देखते जाना है, ताकि चीज़ों को आप मिक्सअप ना कर दो। 15 मिनट की वीडियो देखोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट की वीडियो को देखना, ठीक है। ताकि आप साथ साथ में याद करते चलो और उसके साथ साथ चीज़ों को प्रैक्टिस करते चलो प्रैक्टिस बैच में। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको नेमोनिक मेजर सिस्टम के जितने सारे कोड होते हैं, कोड को आपको याद करना है, जो यहाँ पर मैं अभी भी रिवाइज करा दूंगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस रिवीजन से काम नहीं चलने वाला है। कोड को याद करने का एक विशेष मेथड होता है, जिसका लिंक मैं दे दिया हूँ इसी वीडियो के कमेंट में। एक वीडियो का लिंक होगा पिन किया हुआ, उसको जाना, देखना। 5 मिनट में सारे कोड याद कर लोगे। एक बार कोड आपके दिमाग में आ गया, फिर देखना ये वीडियो कितना ज़्यादा आसान लगने वाला है आपको, ठीक है। हमेशा के लिए, मतलब पंचवर्षीय योजना जो है, 5 ईयर प्लान्स जो हैं, उससे आप छुटकारा पा जाओगे। एकदम परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन टेस्ट को भी आपको साथ में लगाते जाना है। एक बार फटाफट मैं क्या करता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहीं पर वीडियो पॉज करके जाओ और उस वाले वीडियो को 5 मिनट देखना। 5 मिनट में सारे कोड याद कर लोगे, और बहुत आसान तरीके से। इसमें होता कि क्या है कि जितने सारे वॉवेल होते हैं उसको काट दिया जाता है, साथ में W, X एंड Y को काट दिया जाता है, Z को नहीं काटा जाता, और साथ में H को भी काट दिया जाता है। लेकिन H को तब नहीं काटा जाता जब ये C के साथ आता है या फिर S के साथ आता है, ठीक है। अब हम सबके कोड को देखेंगे कि कैसे याद रखना है। कैसे याद रखना है वो मैं उस वीडियो में बताया हूँ, बस यहाँ पर रिवाइज करा दे रहा हूँ। 0 का कोड होता है S एंड Z, 1 का कोड होता है T एंड D, 2 का कोड होता है N, 3 का M, 4 का R, 5 का L। नेक्स्ट है 6 का कोड क्या क्या होता है, ये चारों होता है, G, J, CH और SH। 7 का K एंड C, 8 का F एंड V, 9 का B एंड P। क्लियर यहाँ तक? अब दूसरा मेथड होता है राइमिंग मेथड, क्योंकि राइमिंग मेथड का सबसे बड़ा रोल होता है किसी चीज़ के सीक्वेंस को याद कराने में। अब ज़रा बात करते हैं। 1 का जो राइमिंग है, सन है, 1 का सन, ठीक है, दोनों वाला सन आता है, बेटा वाला भी और यहाँ पर सूरज वाला भी। 2 है शू, ट्री, देख लो यहाँ पर 3 है, ट्री यानी ट्री या फिर फ्री, दोनों आएंगे इसके लिए। 4 है तो डोर, जोर, भोर। भोर का मतलब सुबह होता है, मॉर्निंग होता है, उसको भोर कहते हैं। तो 4 के लिए डोर, जोर, भोर, ये तीनों आते हैं 4 का कोड। 5 का होता है वाइफ या फिर नाइफ, 6 का ब्रिक्स या फिर विक्स, 7 का हेवन या फिर सावन, सावन सावन का जो महीना होता है ना। 8 का गेट, 9 का वाइन, 10 का हैन, पेन या फिर पेन। नेक्स्ट है 11 का लेमन या फिर डेमन, डेमन का मतलब राक्षस। 12 का टावेल या फिर टावर, टावेल या फिर टावर, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना आई कहाँ से है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये प्लानिंग कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कई बार पूछ लेगा कि टोटल कितने 5 ईयर प्लान्स थे, तो टोटल 12 थे। ध्यान रखोगे 12 थे। कब से कब तक चला, तो 1951 से लेकर के 2017 तक। इसका चेयरमैन कौन हुआ करता था, तो इसका चेयरमैन हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर, यानी जो भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वही इसके चेयरमैन हुआ करते थे। किसके? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे कौन? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसी प्लानिंग कमीशन के अंदर आपके पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं। नेक्स्ट है कि ये लिया कहाँ से गया है, तो ये प्लानिंग कमीशन जो है, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये लिया गया है USSR से, यानी कि रसिया से, ठीक है। उस टाइम 1991 से पहले USSR था वो, बाद में उसका विघटन होकर के रसिया एक अलग कंट्री बन गया। तो रसिया बोले और फिर USSR बोले तो समझ जाना कि हाँ, प्लानिंग कमीशन कहाँ से लिया गया, रसिया से।
लेकिन रसिया में प्लानिंग कमीशन को कौन स्टार्ट किया था, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर से, ध्यान रखना अभी तो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ही थे जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन ने स्टार्ट किया था 1928 में, यानी कि 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब इसका नाम चेंज करके अलग कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके इसका नाम ही चेंज कर दिया गया। क्या है इसका नाम अभी? नीति आयोग। ये लगता है डबल आयोग आ गया है ना, तो नीति आयोग, इसका नाम चेंज हो करके नीति आयोग हो गया। अब जरा देखो, इसको एक और नाम से जाना जाता है, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? नीति आयोग को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग को कहा जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ भाई? नीति आयोग का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 को, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया इस तारीख में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आगे भी पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नीति का, देख लो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। अब 2024 की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं 2024 के आखिरी मंथ में इस वीडियो को बना रहा हूँ, और 2025 में भी ज़्यादा चांस है कि यही सारे लोग रहने वाले हैं, इसके जो भी CEO है या फिर वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है। चेयरमैन इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं। ठीक है, वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयरमैन है सुमन के बेरी। सुमन बेरी को ध्यान में रखना, सुमन बेरी इसके क्या हैं? वाइस चेयरमैन। और चेयरमैन कौन है? तो नरेंद्र मोदी। CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। इसके CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। 2024-25 में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तब की बात कह रहा हूँ। इतने सारे इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, देख लो। नीति आयोग अपना एक विजन लेकर के चलता है। ठीक है, नीति आयोग जो है अपना एक विजन लेकर के चलता है। उस विजन का नाम है यहाँ पर 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जब भी पूछ लिया जाए एग्जाम में, समझ आना ये नीति आयोग से रिलेटेड बातें कर रहा है। और इसी के अंदर आता है 7 ईयर स्ट्रैटेजी पेपर। 7 ईयर स्ट्रैटेजी पेपर किसके अंदर आता है? 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसी के अंदर एक और एक्शन प्लान आता है जिसको कहते हैं 3 ईयर एक्शन प्लान। तो 3 ईयर एक्शन प्लान की बात हो, 7 ईयर स्ट्रैटेजी पेपर की बात हो, 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट की बात हो, ये नीति आयोग के अंदर ही आते हैं। क्लियर? इसमें से जो 3 ईयर एक्शन प्लान है, ये कब से फंक्शन करना स्टार्ट किया? तो ये फंक्शन करना स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 से। बस इतने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान में रखने थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, बाकी सबको मैं ट्रिक से ही याद करवाने वाला हूँ। एक बार मैं नज़र दौड़ा देता हूँ कि इसमें से क्या देखेंगे। सबसे पहली बात कि सीक्वेंस को देखेंगे कि कैसे याद करेंगे, कौन से ईयर से लेकर के कौन से ईयर तक कौन सा जो पंचवर्षीय योजना थी वहाँ पर। ठीक है, सबका सीक्वेंस याद कराने वाला हूँ। दूसरी बात है कि कौन से पंचवर्षीय योजना का जो चेयरमैन हुआ करते थे वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर या फिर चेयरमैन, इसको भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसमें 5 तरह के मॉडल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, सेकंड किस मॉडल पर आधारित था, थर्ड किस पे आधारित था, फोर्थ और फिफ्थ किस पे आधारित था, ये सबको देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ रेट, ये भी पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मुलेट करता है आपके एग्जाम में, ये सारे कुछ को हम देखने वाले हैं। इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, सब का सब आप सीख जाओगे। बस आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ साथ थोड़ा सा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, दिमाग भी लड़ाना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। कुछ बातें यहाँ पर है, देख लो। चाइना वॉर कब हुआ था, मतलब यही सारे पंचवर्षीय योजना के टाइम पर हुआ था, तो सबके ईयर को भी याद करते चलेंगे। ठीक है, सबके ईयर को भी याद करते चलेंगे, बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में। जितने सारे इंडस्ट्रीज़ थे लगे हुए थे इंडिया में, किसके मदद से लगा हुआ था, सबको ट्रिक से याद करने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। इसके बाद देख लो एक बार, फिर इम्पोर्टेंट जो भी वर्क्स हुआ है, कौन कौन से काम हुए हैं, सबको देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, तो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने से पहले क्या करूँगा, आपको मैं सबसे पहले कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स ही करा देने वाला हूँ। इसमें क्या होता है कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स में, जैसे एक बार एग्रीकल्चर आ जाएगा आपका
पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर। फिर एक बार CACP का जो कमीशन जो लाया गया था, इसमें भी एग्रीकल्चरल वर्ड आता है, तो ये थर्ड पंचवर्षीय योजना के अंदर लाया गया। फिर होता है रीजनल अप्रोच टू एग्रीकल्चरल प्लानिंग, इसमें भी एग्रीकल्चर आता है, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर लाया गया था। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर करके 3 बार आता है। तीनों के बीच कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे सबको देखने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत कुछ आपको कन्फ्यूजन वाले मिलेंगे, सबको एक साथ में कराने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पर क्या, सबसे पहली बात कि ये सारा मैं कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ पर है सीक्वेंस। सीक्वेंस को कैसे ध्यान रखोगे ज़रा देख लो। सबसे पहली बात कि पंचवर्षीय योजना को आप में से हर कोई जानते होंगे कि 1951 से स्टार्ट हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तीसरा तक आप खुद भी याद रख लोगे। क्यों? क्योंकि जब भी पूछ लेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ मुझे, कार्यकाल यानी कि उसका टर्म बताओ, पीरियड बताओ, टाइम पीरियड। तो 51 से स्टार्ट हुआ था, तो पंचवर्षीय योजना है, ये 5 ईयर प्लान है, तो 5 साल जोड़ दो। 51 में 5 जोड़ोगे 56, 56 में 5 जोड़ोगे 61, 61 में 5 जोड़ोगे 66, है ना। तो इस तरीके से तीनों को आपको ध्यान में रखना है। 5-5 साल के थे, बीच में ब्रेक लग जाता है जिसको प्लान हॉलीडेज़ कहते हैं। तो इसको मैं खुद से आपको ट्रिक के थ्रू याद करा दूंगा। प्लान हॉलीडे, 4th पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना को क्या किया जाता है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जनता दल की सरकार आती है और इसको टर्मिनेट कर देती है, हटा देती है, और लाया जाता है रोलिंग प्लान करके, है ना। रोलिंग प्लान चलता है 2 साल के लिए, उसके बाद फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाता है। फिर छठा आता है, 7वां आता है, उसके बाद फिर 2 एनुअल प्लान्स आता है, 2 एनुअल प्लान्स आता है। तो इसको याद रखना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको याद करा दूंगा। बस आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ समझो। फर्स्ट स्टार्ट हुआ है 1951 से, 5-5 साल जोड़ोगे, 5 साल यहाँ जोड़ोगे तो पहला ख़त्म, फिर 5 साल दूसरा ख़त्म, फिर 5 साल तीसरा ख़त्म। तो 51 से 66 तक देख रहे हो पंचवर्षीय योजना। तीनों को याद रखना बहुत आसान है। नेक्स्ट यहाँ पर अपने मन से थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, बाकी तो मैं याद कराने वाला हूँ, सब कुछ देख लो। यहाँ पर है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1992 से स्टार्ट हुआ है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। क्या क्या यहाँ पर ध्यान रखने को बोला, पहला जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और 3 लगातार, कोई वहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन नहीं होता है। जो 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो 5-5 साल के दरमियान में कंप्लीट हुआ था, वो तीनों को याद रखना है। कहाँ से, 1951 से 5-5 साल जोड़ लेना, 3 बार जोड़ोगे 3 पंचवर्षीय योजना याद कर लोगे। फिर 8वां से आप ध्यान में रखना कि 8वां से 1992 से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ से जोड़ोगे 5 साल 5 साल 5 साल, यहाँ भी 5 साल और यहाँ भी 5 साल, ठीक है। तो इन 5 को भी आप आसानी से याद कर पाओगे, क्योंकि सारे के सारे में आपको क्या करना है, 5 साल जोड़ देना है, बस ध्यान में रखना है। 8वां स्टार्ट हुआ था 1992 से, 5 जोड़ोगे 97, 5 जोड़ोगे 102 यानी कि 2002, 5 जोड़ोगे 2 में तो 7, फिर है 7 में 5 जोड़ोगे 12 और 12 में 5 जोड़ोगे 17। इस तरीके से आपको यहाँ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1992 में और 5-5 साल जोड़ते जाना है। तो 8वीं वाला ध्यान में रखना, फर्स्ट वाला ध्यान में रखना। 8वीं के बाद 17 तक बिल्कुल 5-5 साल का गैप था, एक जरा सा भी वहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन नहीं था, ठीक है। और बाकी ऊपर वाले तीनों को ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ मैं याद करा देता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर आपसे पूछ ले, आपके एग्जाम में पूछ ले कि प्लान हॉलीडेज़ का टाइम पीरियड बताओ। किसका, प्लान हॉलीडेज़ का टाइम पीरियड बताओ। कैसे ध्यान में रखोगे ज़रा देखो। तीसरा तक तो याद है ना, 66 तक, 5-5 साल जोड़ के आप आराम से एग्जाम में टिक लगा लोगे। यहाँ पर प्लान हॉलीडेज़ का टाइम पीरियड पूछ ले तो बहुत आसान है, ज़रा ध्यान दो। हॉलीडे का क्या मतलब होता है कि जब भी आप काम करते हो तो वहाँ पर गैप हो जाता है, यही तो होता है। जब भी हॉलीडे का वक्त होता है यानी कि आपके काम में थोड़ा सा गैप मिल जाता है रिलैक्स करने का। तो ऐसे ध्यान रखो कि हॉलीडेज़ में प्लान कर रहे हैं हमारे चाचा हॉलीडे में प्लान कर रहे हैं। हॉलीडे में कौन प्लान कर रहे हैं, आपके चाचा। किस चीज़ का प्लान कर रहे हैं कि भाई 5 दिन की छुट्टी है, लेकिन हम इस बार 10-15 दिन का गैप तो मारेंगे ही मारेंगे, ठीक है। तो चाचा गैप इसका कोड हो गया, किसका, प्लान हॉलीडेज़ का। इमेज बनाना है बस इसका पर्पस, जितने भी कोड है यहाँ पर उसका पर्पस है आपके दिमाग में इमेज बनाते हुए, चीज़ों को लिंक करते हुए आपके दिमाग में एक छाप छूट जाए और आप हमेशा के लिए याद रख पाओ। फिर से ध्यान देना, प्लान हॉलीडेज़ के लिए मैं क्या बताया कि आपके चाचा प्लान कर रहे हैं हॉलीडेज़ में क्या, गैप लेने का, कि चलो 5 दिन की छुट्टी है, 10-15 दिन का छुट्टी यहाँ पर मार लिया जाए, है ना।
ऐसे लोग प्लानिंग करते हैं हॉलीडेज़ में गैप लेने के लिए। तो चाचा एंड गैप किसका है? प्लान हॉलीडेज़ का क्या हुआ? कोड है। चाचा का मतलब देखो ए तो कट जाएगा, सी एच का किसका कोड होता है? 6 का, फिर सी एच किसका कोड होता है? 6 का, फिर डैश। गैप है, ए यहाँ से कट जाएगा क्योंकि वो वावेल है। जी किसका कोड होता है? तो जी भी होता है आपका 6 का। पी किसका कोड होता है? 9 का। तो 66 से लेकर के 69 तक क्या हुआ था आपका? 3 साल के लिए आया था प्लान हॉलीडेज़। याद रख पाओगे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ना। फिर से ध्यान दो, वैसे भी आप सीक्वेंस से अगर इस सीरीज़ को देखते आए होगे तो सारा कोड अभी तक याद हो गया होगा आपको, और उसके बाद ये बहुत आसान आपको लग रहा होगा। प्लान हॉलीडेज़ का टाइम पीरियड जब भी पूछ लिया जाए तो समझ जाना, अच्छा प्लान करते हैं हॉलीडेज़ में कौन? हमारे चाचा, ज़्यादा गैप मारने का है ना, तो चाचा गैप यहाँ से। अच्छा इसमें से जितना 19 आ रहा है ना, तो 19 तो अंडरस्टूड है, क्योंकि भैया 1966 या फिर 1969 का मतलब 2066 तो नहीं होगा, 2069 तो नहीं होगा, और ये आज़ादी की बात है, तो 19 यहाँ पर अंडरस्टूड है। बस ईयर ही आपको ध्यान में रखना है, 1900 तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना था आपको? ध्यान में रखना था कि आपके चाचा गैप मारने की प्लानिंग करने हॉलीडेज़ में। तो चाचा 66 हो गया और गैप का मतलब 69 हो गया, तो 66 से लेकर के 69 तक क्या है? प्लान हॉलीडेज़ है। फिर फोर्थ वाले को कैसे ध्यान में रखोगे ज़रा देखो। फोर्थ के लिए, फोर का जो राइमिंग वर्ड होता है क्या होता है? डोर। क्या होता है? डोर होता है। फोर का राइमिंग डोर, तो फोर से डोर याद रख लोगे। अब एक बंदा है जिसको जॉब मिला है डोर पर खड़ा होकर के, डोर पर खड़ा होकर के क्या करना है? कार को पास करना है। कार को पास करने का मतलब चेकिंग करना है कार को, है ना। उसके बाद डोर के अंदर उसको एंट्री देना है। तो समझ जाओ कि आपका एक फ्रेंड है जिसका काम क्या है, जिसका जॉब क्या है कि वो डोर पर खड़ा रहे, और उसका जॉब ये है कि सारे कार की चेकिंग करके ही पास दे उसको, है ना। डोर के अंदर एंट्री तभी दे जब उसको चेकिंग कर ले। तो डोर पर खड़ा होना एक जॉब है, क्या? कार को पास करने का एक जॉब है। ध्यान दोगे, डोर पर खड़ा होने का एक जॉब मिला है, उसका जॉब क्या है कि सारे कार को एंट्री देना है डोर के थ्रू चेकिंग करने के बाद। फिर से रिपीट करता हूँ, डोर पर खड़ा होकर के कार को चेकिंग करके डोर के मतलब अंदर एंट्री देना है, ये उसकी एक जॉब है ना। तो जॉब कार, डोर जॉब कार, डोर पर खड़ा होकर के रहना है उसको, मतलब ये उसकी जॉब है, और कार को पास देना है, एंट्री देना है। समझ रहे हो? तो डोर से हो गया फोर, तो फोर आने की चौथी पंचवर्षीय योजना। जॉब से ध्यान रखो ओ कट जाएगा यहाँ पर, जे मतलब 6, बी मतलब 9, फिर डैश कार है, कार से यहाँ पर ए कट जाएगा, सी मतलब 7 और आर का मतलब 4। तो 69 से 74 तक क्या हुआ? फोर्थ नंबर का पंचवर्षीय योजना आ गया। तो ध्यान रखोगे, आपका एक फ्रेंड है जो डोर पर खड़ा होकर के जॉब कर रहा है, उसका जॉब क्या है? कार को एंट्री देना, कार को डोर से एंट्री देना, ये उसका जॉब है। ठीक, डोर से 4 आने की चौथी पंचवर्षीय योजना। जॉब को यहाँ पर डिकोड किया तो क्या आया? 69। कार को डिकोड किया तो क्या आया? 74, है ना। तो 69 से 74 तक कौन सा पंचवर्षीय योजना था? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना को कैसे ध्यान में रखेंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए मतलब फनी टाइप का हो सकता है, ध्यान देना, पर याद रख पाओगे। 5 का क्या होता है बताओ? 5 का क्या होता है? 5 का राइमिंग जो होता है ये वाइफ होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी ये 4 वर्ष की थी। ठीक है, 5 वर्ष की नहीं थी, 4 वर्ष की ही थी। अब यहाँ देखो 5 से वाइफ, है ना, 5 का राइमिंग वाइफ, 5 का राइमिंग वाइफ। क्या होता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से झगड़ा कर बैठती है और तुरंत कार उठाती है और सीधा कैफ़े निकल जाती है। कैफ़े किस लिए जाते हैं हम लोग? चाय कॉफ़ी पीने के लिए, है ना। तो वाइफ जो है वो कार लेकर के सीधा कैफ़े के लिए निकल जाती है, घर में झगड़ा करती है और कार लेकर के सीधा कैफ़े निकल जाती है। क्या करती है? कार लेकर के सीधा कैफ़े निकल जाती है। ठीक है, कौन? आपकी वाइफ। आपकी वाइफ झगड़ा करती है और कार लेकर के कैफ़े निकल जाती है चाय कॉफ़ी पीने के लिए। ठीक है, तो वाइफ से यहाँ पर 5 हो गया, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना। कार लेकर के कैफ़े निकल गई तो कार को डिकोड करो, ए कट जाएगा यहाँ पर, सी का मतलब 7, आर का मतलब 4, 74 आ गया। कैफ़े को डिकोड करो, ए यहाँ से कटेगा, ई कटेगा, सी का मतलब क्या? सी का मतलब 7 और एफ का मतलब 8। तो 74 से 78 तक क्या हुआ? वाइफ यानी कि 5, पांचवी पंचवर्षीय योजना।
तो ध्यान रखोगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5 से वाइफ कार लेकर के कैफ़े निकल गई थी झगड़ा करने के बाद। ठीक है, 74 से 78 इसका आ जाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद आता है, इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है नई सरकार के द्वारा, जनता दल सरकार के द्वारा। टर्मिनेट करने के बाद आता है रोलिंग प्लान। क्या आता है? रोलिंग प्लान। तो ध्यान रखना कि जैसे आपकी वाइफ कार लेकर के कैफ़े जाती है झगड़ा करके, उसके बाद उसके जो हस्बैंड है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो कैफ़े में वो बहुत ज़्यादा नाटक करने लगती है और ज़मीन पर रोलिंग करने लगती है ना। बच्चे नहीं करते रोलिंग, पूरा इधर से उधर उलटने पलटने लगते हैं, है ना। तो रोलिंग करने लगती है कैफ़े में ही और बार बार धमकी देती कि मैं फांसी लगा लूँगी, मैं क्या करूँगी, फांसी लगा लूँगी, है ना। तो रोलिंग करने लगी वहाँ पर जा कर के, कहाँ? कैफ़े में, और बार बार धमकी दे रही मैं फांसी लगा लूँगी। रोलिंग करने लगी कहाँ? कैफ़े के ज़मीन पर, और वहाँ पर अपने हस्बैंड को धमकी देने लगी मैं फांसी लगा लूँगी, क्या करूँगी, मैं फांसी लगा लूँगी। ठीक है, तो रोलिंग करने लगी। रोलिंग करने लगी थी कौन? आपकी वाइफ मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये रोलिंग प्लान आया। और रोलिंग कहाँ पर की थी? कैफ़े में। क्या बोल रही थी? फांसी लगा लेगी, है ना। तो कैफ़े, फांसी, रोलिंग प्लान का कोड है। ठीक है, कैफ़े को डिकोड करोगे, ए और ई कट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा? सी का मतलब 7, एफ का मतलब 8, और डैश में है एफ का मतलब, यहाँ से सारे वॉवेल काट दो, एफ का मतलब 8 और एस का मतलब क्या? 0। तो 78 से 80 तक क्या था? रोलिंग प्लान था। ध्यान रखोगे, रोलिंग प्लान से क्या ध्यान रखोगे कि रोलिंग करने लगी कैफ़े में जा करके और धमकी देने लगी फांसी लगा लेने की, है ना। तो इसको डिकोड किए तो 78 से 80 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ को कैसे ध्यान रखोगे? 6 का क्या था आपका? 6 का जो राइमिंग वर्ड था ये था ब्रिक्स। 6 का ब्रिक्स। तो बस इमेजिन करो कि ब्रिक्स पर बैठ करके एक फौजी फल खा रहा था। ब्रिक्स पर बैठ करके एक फौजी फल खा रहा था। ठीक है, ब्रिक्स पर बैठ करके एक फौजी क्या कर रहा था? फल खा रहा था। तो यहाँ पर ब्रिक्स से हो जाएगा 6, और 6 जो आपका 5 ईयर प्लान से पंचवर्षीय योजना है, ये कब से कब तक चला था? तो फौजी फल खा रहा था ब्रिक्स पर। तो फौजी को डिकोड करोगे, सारे वॉवेल काट दोगे, एफ का मतलब 8 और जेड का मतलब 0, फिर डैश है, फल खा रहा था, ए यहाँ से कट जाएगा, एफ का मतलब 8 और एल का मतलब 5। तो 80 से 85 तक क्या चला था? 6, है ना। 6 से ब्रिक्स। इस तरीके से ध्यान रख लोगे, मतलब छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए देखते हैं। यहाँ पर है 7 का मतलब हेवन। 7 का मतलब क्या है? हेवन। देखो, हेवन में फल पैसा पर नहीं मिलता, है ना। हेवन में फ्री में मिलता है सब कुछ, है ना। तो हेवन में ध्यान रखना, हेवन में फल पैसा पर नहीं मिलता। हेवन में फल पैसा पर नहीं मिलता। फल पैसा, फल पैसा, इस चीज़ को ध्यान रखना। फल पैसा, है ना। हेवन में फल पैसा पर नहीं बिकता। हेवन मतलब 7, फल को डिकोड करोगे, ए यहाँ से कट जाएगा, है ना, वॉवेल कट जाएगा। एफ का मतलब है 8, एल का मतलब है 5। पैसा को डिकोड करो, सारे वॉवेल काट दो, पी का मतलब 9 और एस का मतलब 0। तो 85 से 90 तक क्या चला था? हेवन, है ना। हेवन में फल पैसा पर नहीं मिलता। हेवन मतलब 7। ठीक है, तो 7th कब से कब तक चला? 85 से 90 तक। फिर यहाँ पर 7th के बाद आता है 2 एनुअल प्लान्स। 2 एनुअल प्लान्स आता है। कैसे ध्यान में रखोगे? देख लो कि हम हमेशा एनुअली प्लान क्या करते हैं। हम हमेशा एनुअली प्लान क्या करते हैं? एनुअली प्लान करके हम पैसा वेस्ट कर देते हैं फ़ोन खरीदने में, है ना। प्रत्येक साल कहते हैं कि भैया एक नया फ़ोन खरीदना है। जब भी कोई नया फ़ोन आ गया मार्केट में, तो आप क्या प्लान करते हो एनुअली कि हमें हर साल एक अपना फ़ोन चेंज करना है ना, और उसमें आप पैसा वेस्ट कर देते हो। तो ध्यान रखोगे, एनुअली क्या प्लान करते हो आप कि पैसा वेस्ट कर देते हो फ़ोन के पीछे, फ़ोन खरीदने के पीछे। तो पैसा और फ़ोन आपका किसका हो गया? एनुअल प्लान्स। यानी 2 एनुअल प्लान्स जो था उसका कोड है पैसा एंड फ़ोन। पैसा को डिकोड करो, यहाँ से सारे वॉवेल काटो, एच भी कटेगा यहाँ। एच कब नहीं कटता? जब सी और एस के साथ रहता है। ठीक है, तो पी का मतलब क्या? पी का मतलब 9, एस का मतलब 0, और यहाँ पर पी फिर हो जाता है 9 और एन मतलब 2। तो 90 से 92 तक क्या चला था? 2 एनुअल प्लान्स, मतलब 90 से 91 और फिर 91 से 92 2 बार। ठीक है, ध्यान रख पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 8वीं के बाद आपको ध्यान में बस इतना ही रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1992 से। बस 5-5 साल आपको जोड़ते जाना है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जहां आसान नहीं था उसका मैं आपको कोड बता दिया, एक बार देख लो यहाँ से। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तीसरा तक वैसे भी ध्यान रख लोगे, 5-5 साल जोड़ करके स्टार्ट हुआ था 51 से 3 तक जाओगे। ठीक है, यहाँ पर
हॉलीडेज में प्लान करते हैं चाचा गैप लेने का, इसको डिकोड करोगे चाचा गैप को तो 66 से 69 आ जाएगा। 4 आने की डोर पर खड़ा होने का जॉब है और उसका जॉब है कि कार को एंट्री देना है चेकिंग करने के बाद। 4 से डोर तो है ना, डोर से 4 और जॉब को डिकोड करोगे और कार को डिकोड करोगे तो 69 से 74 आ जाएगा। 5th है वाइफ है, गुस्से में कार लेकर के कैफ़े चली जाती है, फिर वहाँ पर रोलिंग करने लगती है और बोलती है कैफ़े में ही कि फांसी लगा लूँगी। फिर है 6 से ब्रिक्स, फौजी ब्रिक्स पर बैठ करके फल खा रहा था। 7 यानी हेवन, हेवन में फल पैसा पर नहीं मिलता। 2 एनुअल प्लान्स, हम हमेशा एनुअली प्लान करते हैं क्या कि पैसा पर मतलब पैसा वेस्ट कर देते हैं हम फ़ोन के पीछे एनुअली। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, सारा सीक्वेंस मेरे विचार से दिमाग में आ जाएगा। एक बार टेस्ट लगा लेना, देखना सब चीज़ आसान हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसका चेयरमैन कौन था और उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ज़रा देख लो, पहला से लेकर के तीसरा तक बस आपको दिमाग में ही रखना है। पहला से लेकर के फर्स्ट से लेकर के थर्ड जो 5 ईयर प्लान्स था उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान में रखोगे। फिर अगला 3 यानी कि पहले 3 के लिए नेहरू जी, फिर अगले 3 के लिए उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। 4th से 6 तक श्रीमती इंदिरा गांधी, फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस थर्ड में एक बार साथ में नेहरू जी के बाद जस्ट बाद आ जाते हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, थर्ड में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भी होते हैं। ठीक है, कैसे ध्यान में रखोगे, 3 का होता है ट्री। जैसे कि मान लिया जाए आपके एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये कौन से पंचवर्षीय योजना के चेयरमैन बने थे, तो यहाँ पर आपको क्या सिखा रहा हूँ कि ट्री पर कौन लोग चढ़ते हैं, जो लोग बहादुर होते हैं। ट्री पर कौन लोग चढ़ते हैं, जो लोग बहादुर होते हैं। ट्री से 3 और बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री, तो 3 है ना, 3 आने की थर्ड पंचवर्षीय योजना में बने थे लाल बहादुर शास्त्री। वैसे आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला से लेकर के तीसरा तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन नेहरू जी के बाद तीसरा में ही लाल बहादुर शास्त्री थे। और थर्ड को कैसे ध्यान में रखना है, तीसरा को ध्यान में रखना है कि ट्री पर कौन लोग चढ़ते हैं, जो लोग बहादुर होते हैं, तो ट्री से 3 और बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो 4th से लेकर के 6th में थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ध्यान में रखना 4th से 6th के बीच भी एक पॉइंट आता है कि 5वां को टर्मिनेट कर दिया गया था, है ना, और टर्मिनेट करने के बाद एक लाया गया था प्लान हॉलीडे। ठीक है, और ये किसके लिए मतलब किसके द्वारा किया गया था, तो मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर बने थे, न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, और वो 5वीं पंचवर्षीय योजना को टर्मिनेट कर दिए थे। ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि मोरारजी देसाई की सरकार ने कौन से पंचवर्षीय योजना को टर्मिनेट किया था, तो 5th को। ये अपने मन से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर 7th को कैसे ध्यान में रखोगे, देख लो। 7 में हेवन, 7 आने की हेवन, हेवन में राजीव गांधी राज कर रहे हैं। राजीव में ही नाम है राज आपका, है ना, तो हेवन में जाकर के क्या कर रहे हैं, राजीव गांधी राज कर रहे हैं। राजीव गांधी राज कर रहे हैं, राजीव के नाम में ही राज है तो ऐसे भी राजीव गांधी कैच कर लोगे। हेवन में कौन राज कर रहा है, राजीव गांधी राज कर रहे हैं, है ना, राज कर रहे हैं, तो हेवन से 7, तो राजीव गांधी थे 7 के। नेक्स्ट है 8th में थे पीवी नरसिम्हा राव। कैसे ध्यान में रखोगे कि जैसे हमने गेट खोला तो वहाँ पर एक नरसिंह जैसा हमने किसी को देखा। नरसिंह का मतलब एक भगवान थे नरसिंह, है ना, जो हिरण्याकश्यप को चीर फाड़ देते हैं, है ना, तो नरसिंह का मतलब वो आधा ह्यूमन बीइंग रहते हैं और आधा सिंह रहते हैं, यानी कि लायन रहते हैं। तो वैसे आकार के एक प्राणी को आपने देखा कब, जब आप गेट ओपन किए तब। जैसे ही गेट से बाहर निकला देखा कि एक नरसिंह जैसे कोई खड़ा है ना, गेट जैसे खोला वैसे नरसिंह जैसा कोई खड़ा है, तो नरसिंह मतलब नरसिंह, नरसिम्हा राव, है ना, और गेट आने की 8, तो 8 नंबर में कौन थे, नरसिम्हा राव। क्लियर। नेक्स्ट 9th के कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो ध्यान रखना कि वाइन नहीं पीने पर हम बिल्कुल ही अटल हैं, वाइन कभी नहीं पिएंगे, इस बात को लेकर के हम अटल हैं, है ना। वाइन से 9 और अटल से अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है 10th में, तो 2 लोग बने थे 10th में, एक अटल बिहारी वाजपेयी और इनके बाद आए थे मनमोहन सिंह। ठीक है, कैसे ध्यान में रखोगे कि एक बिहारी मैन है जो हैन के पीछे दौड़ रहा है, हैन के पीछे दौड़ रहा है मतलब मुर्गी पकड़ रहा है वो, है ना, हैन के पीछे दौड़ रहा है। एक बिहारी मैन हैन के पीछे दौड़ रहा है, तो बिहारी से अटल बिहारी वाजपेयी और मैन से मनमोहन सिंह और हैन से 10, तो 10 में कौन थे, बिहारी मैन यानी अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। नेक्स्ट 11th में कैसे ध्यान में रखोगे,
तो 11th और 12th को एक साथ आपको ध्यान में रखना है। किस तरीके से, ज़रा देख लो। मनमोहन सिंह थे 11 और 12 में, है ना। ऐसे ध्यान रखो कि लेमन को एक टॉवेल से पोंछ रहा था, कौन? मोहन नाम का लड़का। मोहन नाम का लड़का लेमन को टॉवेल से पोंछ रहा था। तो लेमन से 11 और टॉवेल से 12, याद रख लोगे, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडल्स को देखने वाले हम लोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। देखो 5 के बारे में पूछा जाता है, बाकी के बारे में मॉडल्स नहीं पूछा जाता। ये इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल अपने तरीके से तैयार करती है ना। बाकी सब किसी न किसी मॉडल पर आधारित हुआ है। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है ना। हैरड डोमर मॉडल पर आधारित कौन से पंचवर्षीय योजना था? तो फर्स्ट वाला था। कैसे ध्यान में रखोगे, जरा देखो। ऐसे ध्यान में रखो, वन सन, है ना। सन जो है वो हार गया, मेरा सन जो है वो हार गया, सन जो है वो हार गया। कहीं मैच खेलने गया होगा, हार गया, कौन? सन हार गया। सन से वन और हार से हैरड, ठीक है। सन से वन और हार से हैरड। तो हैरड डोमर मॉडल जो था, इस पर बेस्ड कौन सा था? फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हैरड डोमर मॉडल पर। बस ध्यान में रखना है, सन हार गया, सन से वन और हार से हैरड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है 2, देखो यहाँ पर 2 है। ये 2 से आपको ध्यान रखना है शू, है ना। 2 से याद रखना है शू। शू को हम देखो किसी भी महल के अंदर जाते हैं तो शू को हम बाहर से ही खोल देते हैं, बाहर में ही खोल देते हैं, है ना। किसी भी महल में जाते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं? शू उतार कर खोल लेते हैं बाहर, है ना, बाहर रख लेते हैं, खोल करके बाहर रख लेते हैं। कहाँ? महल में एंट्री लेने से पहले। तो शू से 2 और महल से महलनोबिस, है ना, महलनोबिस मॉडल, पीसी महलनोबिस मॉडल। तो इस तरीके से ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 का देखो। 3 का क्या ध्यान में रखोगे कि ट्री को हमने गाड़ी से ठोक दिया, है ना। मतलब हम गाड़ी चला रहे थे और ट्री को गाड़ी से ठोक दिया। तो गाड़ी से, ट्री से याद रखोगे 3 और गाड़ी से याद रखोगे गाडगिल फार्मूला, ठीक है। 3 से मतलब ट्री से 3 और गाड़ी से गाडगिल। तो गाडगिल फार्मूला पर बेस्ड कौन सा था? 3 वाला, 3, ठीक है। ट्री गाड़ी यानी 3 गाडगिल फार्मूला। नेक्स्ट यहाँ पर 4, क्या है? 4 से ध्यान में रखोगे डोर मतलब डोर के सामने गाड़ी खड़ा करो और अंदर आ ले, है ना। ऐसे हम किसी को बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ी खड़ा कर ले, अपनी गाड़ी डोर पर खड़ा कर ले और अंदर आ ले, है ना। गाड़ी खड़ा कर ले और अंदर आ ले, गाड़ी आ ले, है ना। मतलब गाड़ी खड़ा कर ले डोर पर और अंदर आ ले, बोलते हैं ना किसी को, आ ले, अंदर आ ले, है ना। तो यहाँ पर देखो, डोर से 4 और गाड़ी से गड़गिल फिर से आ जाता है, और आले से एलन मॉडल। ध्यान रखना 2 अलग तरह के व्यक्ति थे, एक रुद्र और एक एलन, अलग अलग थे, है ना। अशोक नाम था इनमें से एक, अशोक रुद्र ऐसे करके। तो रुद्र और एलन वाला पूछेगा तो एक साथ रहेगा ये, इसलिए ध्यान रखना कि रुद्र नाम का एक व्यक्ति था जिसको हम बोल रहे हैं कि डोर के सामने अपनी गाड़ी खड़ा कर ले और अंदर आ ले, है ना। गाड़ी खड़ा कर ले और अंदर आ ले। कहाँ पर गाड़ी खड़ा कर ले? डोर पर। तो डोर से ध्यान रखना 4 और गाड़ी और आले से ध्यान रख लेना, गाड़ी से गड़गिल और आले से एलन मॉडल। क्लियर? आखिरी जो बच जाता है मॉडल, ये होता है डीपी धार मॉडल, है ना। डीपी धार मॉडल पर आधारित कौन सा था? तो 5वां था। तो यहाँ पर देखो 5 से है वाइफ। हमारी वाइफ बार बार अपना डीपी चेंज करती है। अपना डीपी कौन चेंज करती है? हमारी वाइफ जो है ये डीपी चेंज करती है ना। तो डीपी से याद रखोगे डीपी धार मॉडल और वाइफ से याद रखोगे 5। वाइफ से 5 और डीपी से डीपी धार मॉडल। क्लियर? बिल्कुल ही क्लियर है, सब कुछ ध्यान में आता जाता होगा, है ना। वैसे मैं आपको बता दिया हूँ पहले कि 15-15 मिनट की वीडियो को आप बार बार देखना, उसके बाद आगे बढ़ना। 15 मिनट मतलब एक टॉपिक को पहले देख लेना, पहले सीक्वेंस वाला ध्यान में रखना, उसके बाद फिर से आप मॉडल वाला ध्यान में रखना। जैसे जैसे याद करते जाते हो फिर आगे बढ़ते जाना। अब यहाँ पर ग्रोथ रेट, ये तो भाई बहुत मुश्किल होता है याद करना कि इतना सारा डेटा कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से रखेंगे। आपके दिमाग में देखो कैसे मैं इमेज बनाता हूँ। यहाँ पर कैसे ध्यान में रखना है जरा देख लो। ग्रोथ रेट के बारे में बोला जाता है, मतलब कि जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो कहती थी कि हम इतना टारगेट लेकर के चल रहे हैं और उसमें से कितना अचीव हुआ है इसके बारे में पूछता है। जैसे कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान्स में था वो ग्रोथ रेट जो था उसका
टारगेट किया गया था 2.1% का, लेकिन अचीव कर लिया गया था 3.6%, यानी कि ये फुल्ली सक्सेसफुल था, है ना। तो यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर है 1 से क्या ध्यान रखना है, सन। हमारा सन जो है वो नेता लोग के साथ मज़े करता है ना, दिन रात नेता लोग के साथ रहता है और मज़े करता है। हमारा सन नेता लोग के साथ मज़े करता है। क्या ध्यान में रखना है, हमारा जो पुत्र है, हमारा जो सन है, वो नेता लोग के साथ मज़े करता है। सन से याद रखना 1, और नेता और मज़े को अगर डिकोड करते हो तो क्या होता है, ई और ए यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से भी ए और ई कटेगा, मतलब वावेल कट जाएगा। नेता को डिकोड करोगे, एन का मतलब 2 और टी का मतलब 1 और एम का मतलब 3 और जे का मतलब 6। देख पा रहे हो। तो यहाँ पर है 21, यहाँ पर है 36, यानी कि 2.1% से 3.6%, है ना। समझ पा रहे हो। यहाँ पर 2.1% से लेकर के 3.6%। कोई दिक्कत तो नहीं है, पॉइंट तो बिल्कुल बीच में ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ध्यान में रखना कि हमारा जो सन है वो नेता लोग के साथ मज़े कर रहा है। सन का मतलब 1, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना। नेता को डिकोड किए तो 2.1 आ गया, मज़े को डिकोड किए तो 3.6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। पहला टारगेट है और दूसरा कितना अचीव किया गया, तो ये फुल्ली सक्सेसफुल था। जितना टारगेट किया गया था उससे ज़्यादा ही ग्रोथ रेट मिला। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड को देखते हैं, टू को देखते हैं, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना को। यहाँ पर ध्यान में रखना कि हम एक शू खरीदे और रेल पर गए, शू खरीद करके रेल चढ़े, वैसे ही बारिश हो गई यानी रेन हो गया, है ना। बारिश हो गई यानी रेन हो गया। शू पहन करके जैसे रेल पर चढ़े वैसे ही बारिश हो गई यानी रेन हो गया। शू पहन करके जैसे ही रेल पर चढ़े वैसे ही रेन हो गया। तो देखो, शू से हो गया 2, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना। रेल को डिकोड करोगे तो सारे वॉवेल काट दो, आर का मतलब 4 होता है, एल का मतलब 5 होता है, मतलब 4.5 आ गया यहाँ पर। फिर रेन को डिकोड करोगे तो आर का मतलब 4 और एन का मतलब 2 यानी 4.2। तो देखो, थोड़ा सा ये सक्सेसफुल था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। 4.1 मतलब 4.5% का टारगेट किया गया था, अचीव किया गया 4.2%। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको याद रखना, शू पहन करके रेल पर चढ़े वैसे ही रेन हो गया, है ना। तो शू का मतलब 2, ठीक है। रेल को डिकोड किए तो 4.5, रेन को डिकोड किए तो 4.2। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 को कैसे ध्यान में रखोगे, टारगेट और अचीवमेंट का देख लो। यहाँ पर है कि एक ट्री पर लाज के मारे एक नारी नहीं चढ़ रही है, मतलब एक नारी जो है वो एक ट्री पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वैसे ही वहाँ पर कोई एक पुरुष पहुँच गया, है ना। पुरुष पहुँच गया तो वो लाज के मारे नारी ट्री पर नहीं चढ़ रही है। ट्री पर कौन नहीं चढ़ रही है, लाज के मारे एक नारी नहीं चढ़ रही है। ट्री पर कौन नहीं चढ़ रही है, लाज के मारे एक नारी नहीं चढ़ रही है। तो ट्री से ध्यान रखोगे 3, लाज से ध्यान रखोगे, दोनों एक को काट दोगे, यहाँ से ए कटेगा, यहाँ से आई। लाज को डिकोड करोगे तो एल का मतलब 5 और 6 का मतलब 6 यानी कि 5.6%। नारी को डिकोड किए तो एन का मतलब 2 और आर को डिकोड किए तो 4% यानी कि 5.6 से 2.4%। बहुत बड़ा फ्लॉप था, बिग फ्लॉप था ये, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। ट्री से ध्यान रखोगे, ट्री का मतलब 3, और फिर लाज के मारे एक नारी ट्री पर नहीं चढ़ रही थी, लाज नारी, इसको डिकोड किए तो आ गया 5.6 और 2.4%। नेक्स्ट है 4 से याद रखना है डोर। अब आपके मामा आ रहे हैं आपके घर पे, तो आप मामा जैसे अंदर आते हैं तो आप क्या कहते हो, डोर लगाओ मामा, डोर लगाओ मामा, बोलते हैं ना, डोर लगा लो मामा, है ना, डोर लगाओ मामा। डोर से 4, इसका टारगेट क्या था, लगाओ। इसको डिकोड किए तो सारे वॉवेल को काटते हुए लगाओ को डिकोड किए तो एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब 5 होता है, जी का मतलब 6 होता है, फिर मामा का मतलब 3 और 3 होता है, मतलब 5.6 से लेकर के 3.3%। ठीक है, ये भी कंप्लीट फेलियर था एक तरीके से। तो 5.6 था टारगेट और 3.3 अचीव किया गया। तो डोर लगाओ मामा को आप ध्यान में रख पाए होगे। नेक्स्ट है 5। तो देखो, ध्यान रखो, 5 यानी वाइफ जो है वो रेयर सॉन्ग सुनती है, किसकी, रफ़ी साहब की सॉन्ग सुनती है ना। रफ़ी यानी मोहम्मद रफ़ी, बहुत बड़े सिंगर थे। तो रेयर सॉन्ग सुनती है हमारी जो वाइफ है ना, आपकी वाइफ हो चाहे मेरी वाइफ हो, है ना, किसी की भी वाइफ को इमेजिन करना है। हमारी जो वाइफ है वो रेयर सॉन्ग सुनती है, किसके सॉन्ग को सुनती है, रफ़ी साहब के। रेयर सॉन्ग किसके, रफ़ी साहब के। तो वाइफ से हो गया 5 हो गया।
रेयर को डिकोड किए तो हो गया 4.4%। रफ़ी को यहाँ पर डिकोड करो वॉवेल को काटते हुए तो आर होता है 4 का कोड, एफ होता है 8 का कोड, तो 4.4 से लेकर के 4.8। टारगेट किया गया 4.4, अचीव किया गया 4.8। इसका मतलब है कि अच्छा खासा इसका मतलब अबीट सक्सेसफुल हुआ, अच्छा खासा सक्सेसफुल हुआ, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के सारे डेटा आप याद कर पा रहे होगे। नेक्स्ट है 6 नंबर का, देखो 6 से याद रखना है ब्रिक्स। हमने ब्रिक्स को लोन पर लिया, क्यों? क्योंकि हमें अपने लिए एक लेक बनाना है, मछली पालन के लिए हमें क्या करना है, लेक बनाना है ना। तो ब्रिक है ना, ब्रिक्स को हमने लोन पर लिया लेक बनाने के लिए, ब्रिक्स को हमने लोन पर लिया लेक बनाने के लिए, तो ब्रिक से 6, ब्रिक से 6 है ना। लोन को डिकोड करो, सारे वॉवेल काट दो यहाँ से। लोन को डिकोड किए तो एल का मतलब 5 और एन का मतलब 2, तो 5.2 हो गया यहाँ। नेक्स्ट है लेक, लेक बनाए मतलब एल का मतलब 5 और के का मतलब 7, तो 5.2 से लेकर के 5.7%। देख लो 5.2 से 5.7%। ब्रिक लेक लिया हमने लोन पर लेक बनाने के लिए, तो ब्रिक लोन लेक को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 7। देखो हेवन में कौन लोग जाता है, जब पहले लाश बन जाता है, कोई लाश जब बन जाता है उसके बाद ही हेवन जाता है, तो हेवन यानी कि 7 कहाँ से कहाँ तक, बस इसके लिए लाश ध्यान में रखना है ना। लाश बन जाता है, डेड बॉडी को लाश कहते हैं, तो ए यहाँ से काट दोगे। एल का मतलब 5 और एस एच का मतलब क्या 6 होता है, तो 5 से लेकर के 6 तक, 5 से लेकर के 6। टारगेट था 5 का, अचीव किया 6 का, यानी वेरी सक्सेसफुल। 8 का देखो कैसे ध्यान में रखना है, गेट है ना। अब गेट का एक एग्ज़ाम होता है इंडिया में, बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है ना। एमटेक में एडमिशन के लिए भी होता है, पीएसयूज वगैरह में जॉब लगने के लिए भी होता है। तो गेट का एग्ज़ाम जैसे ही क्रैक किया वैसे ही लगी जॉब, है ना। गेट का एग्ज़ाम क्रैक करते ही लगी जॉब, ठीक है। गेट का एग्ज़ाम क्रैक करते ही लगी जॉब, तो गेट का मतलब 8 है ना। लगी को डिकोड करो, देखो, और यहाँ पर ओ को भी काट दो, वॉवेल है। लगी को डिकोड किया तो एल का मतलब 5 और जी का मतलब 6, यानी 5.6%। जॉब को डिकोड किए तो क्या हुआ, जे का मतलब 6 और बी का मतलब 9, तो 5.6 से लेकर के 6.9%। देख लो 5.6 से 6.9%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 9th नंबर का। यहाँ पर 9th नंबर का क्या है ज़रा देख लो। 9 को ध्यान में रखना। वाइन पीने के बाद लोग गाली बकने लगते हैं ना। वाइन पीने के बाद लोग गाली बकने लगते हैं और लायर बन जाते हैं। लायर मतलब झूठा बन जाते हैं, झूठ बोलने वाला बन जाते हैं। तो वाइन पी करके लोग गाली भी देते हैं और झूठी बातें भी बोलते हैं, लायर बन जाते हैं, है ना। तो गाली को डिकोड करो। वाइन का मतलब हो गया 9 और गाली को डिकोड किए तो सारे वॉवेल को काटो यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ गाली को यहाँ पर डिकोड करते हैं तो जी का मतलब 6 और आपका एल का मतलब 5, यानी 6.5 से लेकर के। लायर को एल का मतलब 5 और आर का मतलब 4, तो 6.5 से 5.4%, 6.5 से 5.4%। 9 नंबर। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। 10 को कैसे ध्यान में रखो, आजकल ना फेक पेन दिखा रहे हैं लोग। कैसा पेन दिखा रहे हैं? फेक पेन दिखा रहे हैं। तो मुझे भी बहुत दर्द है, मतलब दर्द करने का मतलब बहुत तकलीफ़ें हैं जीवन में, है ना। तो ऐसे फेक दर्द भी दिखा रहे हैं। तो पेन से आपको ध्यान रखना है कि पेन है बहुत ज़्यादा, मतलब 10। पेन किसका राइमिंग है? 10 का। फेक पेन लोग दिखा रहे हैं। फेक को डिकोड करो। एफ का मतलब 8 और के का मतलब 7, तो 8 से लेकर के 7, यानी टारगेट था 8 का, अचीव हुआ 7.6 समथिंग था, लेकिन 7 याद रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, कैच कर लोगे एग्ज़ाम में। फिर है यहाँ पर 11 का। कैसे ध्यान में रखोगे कि हमारा मतलब कोई लड़की इमेजिन करेगी ऐसे कि एक लड़की का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा लेमन पसंद करता है, लेमन खाना बहुत पसंद है उसके बीएफ को। लेमन खाना किसको पसंद है? बीएफ को, मतलब बॉयफ्रेंड को, है ना। लेमन खाना किसको पसंद है? बीएफ को। तो लेमन से ध्यान रखोगे 11 और बीएफ को डिकोड किए तो क्या हुआ, बी का मतलब 9 और एफ का मतलब 8, मतलब 9 से लेकर के 8। टारगेट था 9 का, अचीव हुआ 8 का। अब इसके बेस्ट पर किस तरीके से एक बार एग्जाम में पूछा गया, जरा देख लो कैसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स विटनेस्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में सर्वाधिक विकास दर देखी गई? किसमें? 11th 5-year प्लान में 8% देखी गई, मतलब बहुत ज़्यादा। किसमें था? सबसे ज़्यादा था 8%, 11th वाले में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। 11th में 8 को ध्यान में रखना, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करा दिया जिस पर आपका हो सकता है फोकस ना गया हो,
ध्यान ना जाता हो पढ़ने के बाद, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं यहाँ पर क्या किया, इंक्लूड कर दिया इस क्वेश्चन को। देख लो इस क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखो यहाँ पर 3.6, 4.2, 2.4 है ना। इस तरीके से पूरा डेटा अगर आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है, 8% देखा गया है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट तो 8% ही देखा गया है। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, किस में था ये, 11th नंबर में। तो 11th नंबर में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप इसको स्टार मार्क समझ लो, है ना। इस क्वेश्चन पर ध्यान में रखना इस चीज़ का। बाकी तो अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए, टारगेट पूछ ले या फिर अचीवमेंट पूछ ले, तो डायरेक्ट डेटा के साथ भी आप याद रख पाओगे। मतलब रेयर केस में इससे क्वेश्चन पूछने का चांस है, लेकिन फिर भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे भी आप कैच कर सकते हो। और मिनिमम की अगर बात कही जाए तो देख लो, मिनिमम जो अचीवमेंट हुआ है वो थर्ड में हुआ है। मिनिमम जो हुआ है वो थर्ड में यानी 2.4% का ही हुआ है, तो तीसरा में हुआ है। तो इसको भी एक्स्ट्रा में ध्यान में रख सकते हो। वैसे भी डेटा अगर रेयर केस में पूछ ले, जैसे कि यूपीएससी वगैरह में कभी भी पूछ सकता है ना, चाहे अच्छे लेवल का जो एग्ज़ाम होता है पूछ लेगा। भाई रेलवे में भी पूछने का चांस है, क्योंकि रेलवे में डेटा से संबंधित बहुत कुछ ऐसा पूछ देता है ना। अब ज़रा बात करते हैं, देखो अब इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं, या फिर कौन कौन सी घटनाएं कब हुई थी उसके बारे में। ईयर को मैं याद करा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ देखो 2 वॉर हुए थे, एक चाइना वॉर और एक चाइना के साथ हुआ था, और इंडो पाक हुआ था, मतलब भारत पाकिस्तान के साथ हुआ था। चाइना वॉर हुआ था, वैसे भी जो पढ़ने वाले छात्र हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं वो वैसे भी इसको याद रखे होंगे कि 62 में हम चाइना से हार गए थे और 65 में हम पाकिस्तान से जीत गए थे, जानते होंगे आप। लेकिन फिर भी जिसको याद नहीं है उसके लिए कोड में बता देता हूँ कि चाइना के साथ जब वॉर हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा चाइना के लोगों ने गन का इस्तेमाल किया था, इसलिए तो जीता था। बहुत ज़्यादा गन का इस्तेमाल किया था। क्या किया था, गन का इस्तेमाल किया था, है ना। तो गन को डिकोड करोगे तो यू कट जाएगा, जी का मतलब 6 और एन का मतलब 2। तो 62 में किससे हुआ था युद्ध, चाइना से। फिर पाकिस्तान के साथ 65 में कैसे ध्यान में रखोगे कि रे भाई चाइना मतलब पाकिस्तान वाले लोगों को बस गाली दे देने से काम चल गया, हम उस पर जीत गए थे, है ना। पाकिस्तान से हम वैसे भी जीत गए थे, सिर्फ गाली दे करके जीत गए थे, कोई गन वन इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गाली देने से ही हम वो सारा का सारा युद्ध जीत गए। गाली को डिकोड करोगे तो यहाँ से देखो, जी का मतलब 6 और एल का मतलब 5 यानी 65 में हम पाकिस्तान से लड़ाई किए थे। जो कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था सब देखेंगे, आगे भी देखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देख लो यहाँ पर क्या बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब लाया गया। जो औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ये कब लाया गया, इसको देखो। यहाँ पर क्या देखना है आपको कि भारत सरकार ने एक अलग तरीके की, एक अलग ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, है ना। भारत सरकार ने एक अलग ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जो इसका अगर ईयर पूछ ले तो बस ध्यान में रखना, इसका कोड था अलग, है ना, अलग है ना। अलग ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी कौन, भारत सरकार। तो अलग को अगर डिकोड करते तो ए कट जाएगा दोनों, है ना। एल का मतलब है 5 और जी का मतलब है 6। तो 56 में यानी 1956 में औद्योगिक नीति को लाई गई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाया गया था। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब भिलाई स्टील प्लांट का ईयर नहीं पूछेगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट का ईयर नहीं पूछेगा, राउरकेला का भी ईयर नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना, क्या पूछेगा कि किसकी मदद से इस स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया था, किसके मदद से। तो यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था, और रसिया के मदद से, यानी कि यूएसएसआर बोले या फिर रसिया बोले। कैसे ध्यान में रखोगे, भिलाई से याद रखना है आपको, भाई, है ना। भिलाई से भाई, हमारा भाई मतलब छोटा सा भाई है जो बातों ही बातों में रूस जाता है। रूस का मतलब समझते हो, रूस का मतलब रूठ जाना, रूस जाना, है ना। शॉर्ट में मतलब शॉर्ट में नहीं, मतलब कई लोकल लैंग्वेज में रूठना को रूसना भी बोलते हैं। तो एक हमारा छोटा भाई है जो हर छोटी बातों पर रूस जाता है ना, रूठ जाता है, रूस जाता है। रूस मतलब रसिया, है ना। और भाई से भिलाई को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट को किसके मदद से इस्टेब्लिश किया गया, तो यूके यानी अंग्रेजों की मदद से। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, है ना। तो यहाँ ध्यान में रखोगे कि देखो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो दुर्गा पूजा में सबसे ज़्यादा एंजॉय कौन करने आते थे, अंग्रेज लोग, है ना। ध्यान में रखोगे, अंग्रेज लोग दुर्गापुर में मतलब दुर्गा पूजा में एंजॉय करने के लिए अक्सर आया करते थे। तो अंग्रेज से यूके ध्यान में रख लेना, और दुर्गापुर से बस, है ना, कि दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है वो अंग्रेज़ों की मदद से इस्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट है राउरकेला, जो ओडिशा में है। राउरकेला स्टील प्लांट कैसे ध्यान में रखोगे, ये जर्मनी की मदद से इस्टेब्लिश किया गया। कि राउरकेला में एक वर्ड आता है केला, कौन सा आता है, केला।
केला में जर्म लग गया, है ना, बस इमेजिन करो, केला में जर्म लग गया, जर्म का मतलब होता है कीड़ा लग जाना, है ना। तो केला में जर्म लग गया मतलब कि राउर केला स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया जर्मनी की मदद से। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला, यूटीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देखो अब आप कोई यूनिटी बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं, है ना, उसके उस मतलब क्या होता है कि उसके ट्रस्ट को ब्रेक करने वाले को शेम होना चाहिए, शेम आने की शर्म आनी चाहिए, है ना, बोलते हैं कि नहीं कि हमारे यूनिटी के ट्रस्ट को तोड़ने वालों को शर्म आनी चाहिए, यानी शेम आनी चाहिए, शेम आनी चाहिए। शेम किसका कोड है, यूनिटी के ट्रस्ट को तोड़ने वाले, तो यूनिट ट्रस्ट को ऐसे ध्यान में रखोगे। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, शेम आनी चाहिए यूनिटी के ट्रस्ट को तोड़ने वालों को, है ना। शेम को डिकोड करोगे तो एस का मतलब होता है 6, ए कट जाएगा, ई कट जाएगा, एम का मतलब होता है 3, तो 63 में, यानी कि 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, देखो इंडिया से पहले ना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था वो गोरे लोगों के यहाँ हुआ था। गोरे लोगों का मतलब समझ रहे हो, गोरे लोगों का मतलब फॉरेन में, है ना, यूएसए में, चाहे अमेरिका में, चाहे अमेरिका यूएसए, चाहे तो फिर यूके में, इसको हम गोरे लोग बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ था ये आईडीबीआई बैंक है, इसके बारे में पूछा जाएगा कि आईडीबीआई बैंक, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखने ना, कई बार पूछ लेता है। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ था वो इंडिया से पहले गोरे लोगों ने किया था। गोरा बोलूँ या फिर गोरे बोलूँ, बात एक ही, क्योंकि वॉवेल को कट ही जाना है ना। गोरे लोगों के यहाँ हुआ था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया से पहले ही। तो इसकी स्थापना कब हुई आईडीबीआई की, तो गोरे से ध्यान रखोगे, ये वॉवेल कट जाएगा, जी का मतलब 6 और आर का मतलब 4, यानी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी आईडीबीआई की। क्लियर। नेक्स्ट है एफसीआई। आप में से बहुत सारे लोग एफसीआई एग्जाम के बारे में सुने होंगे। एफसीआई का जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो अलग से रिक्रूटमेंट होता है इसका। जैसे होता है ना, बहुत सारे बैंक क्या करते हैं कि आईबीपीएस के थ्रू ले लेते हैं, लेकिन जो आपका एसबीआई है वो अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ना। उसी तरीके से एफसीआई भी अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ध्यान में रखोगे कि इस ईयर का हमारा गोल है कि एफसीआई एग्ज़ाम को हम क्रैक कर ही लेंगे। ध्यान रखना, एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान में रखना कि हम इस वर्ष का जो टारगेट है, क्या गोल है, हमारा गोल है एफसीआई एग्ज़ाम को क्लियर करना। एफसीआई एग्ज़ाम को क्लियर करना हमारा गोल है। गोल को डिकोड करो, यहाँ से क्या कटेगा, दोनों वॉवेल कट जाएंगे, ओ और ए, जी का मतलब 6 और एल का मतलब 5, यानी 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है सीएसीपी की स्थापना कब हुई। सीएसीपी का मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि एग्रीकल्चर का काम जो खेती करते हैं किसान लोग, तो उसको अच्छे प्राइस नहीं मिले, अच्छे कॉस्ट नहीं मिले, तो कमीशन को जा करके गाली देने लगे। ध्यान में रखोगे, एग्रीकल्चर करने वाले को अगर अच्छी प्राइस ना मिले, अच्छे कॉस्ट ना मिले, है ना, अच्छे कॉस्ट और प्राइस ना मिले, तो कमीशन को जा करके गाली देने लग गए, है ना। किसान लोग आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, है ना, हरियाणा में, राजस्थान में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सीएसीपी का भी फुल फॉर्म अगर याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। सीएसीपी का मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये जो कमीशन था इसके बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसको ध्यान में रखना कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जितने थे उसको अच्छे कॉस्ट और प्राइस ना मिलने के कारण सारे किसान लोग गाली देने लगे, किसको, कमीशन को। तो गाली को डिकोड करोगे तो यहाँ से सारे वॉवेल को काट दो, जी का मतलब 6 और एल का मतलब 5, यानी 1965 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भैया निकाला गया था। देखो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। मिनिमम नीड्स का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का मिनिमम नीड्स क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। यही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये नारा उस समय, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के बारे में। तो मिनिमम नीड्स किसी का यही चीज़ का होता है। तो ध्यान में रखना कि ये कब लाया गया। तो मिनिमम नीड्स किसी भी पब्लिक का क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी, कपड़ा और मकान देने का जो वादा किया गया सरकार के द्वारा, क्यों किया गया, क्योंकि सरकार हमारी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, गरीबों का केयर करती थी, है ना। तभी तो मिनिमम नीड्स पूरे करने के बारे में सोची। आखिर रोटी, कपड़ा और मकान देने की जो बात कही सरकार ने, मिनिमम नीड्स पूरा करने की बात कही। क्यों, क्योंकि सरकार हमारी बहुत ही ज़्यादा केयर करती थी।
केयर को डिकोड करोगे, ए और आई यहाँ से कट जाएगा, सी का मतलब 7 और आर का मतलब 4 यानी 74 में इसकी मतलब इसको इस प्रोग्राम को लाया गया था। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम कब लाया गया। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम कब लाया गया, 1975 में। कैसे ध्यान में रखोगे कि आप किसी को डेली क्या करते हो, आप ऐसे याद रखो, आप अपनी वाइफ को डेली 20 पॉइंट्स याद करने के लिए देते हो। मतलब मान लिया जाए वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही है और आप यूपीएससी निकाल चुके हो, तो आप अपनी वाइफ को डेली 20 पॉइंट्स याद करने के लिए देते हो, 20 पॉइंट्स, और कहते हो कि 20 पॉइंट्स याद करोगे तो तुम्हें खाने के लिए केला मिलेगा। क्या मिलेगा, खाने के लिए केला। आसाम से तो नहीं हो कोई चलो ठीक है, चलो ज़्यादा डिटेल नहीं। तो यहाँ पर देखो 20 पॉइंट्स याद करने के लिए देते हो अपनी वाइफ को और कहते हो कि जब जब तुम 20-20 पॉइंट याद करोगी तुम्हें हम खाने के लिए केला देंगे। ठीक है, तो केला से यहाँ पर क्या है, ई और ए को काट दो। के का मतलब क्या है 7 और एल का मतलब है 5 यानी कि 75 में 1975 में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लाया गया था। नेक्स्ट आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, तो देख लो आरआरबी का मतलब कौन सा आरआरबी, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाला नहीं, रीजनल रूरल बैंक वाला है ना। रीजनल रूरल बैंक जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1975 में। कैसे ध्यान में रखोगे कि हमारी जो वाइफ है वो आरआरबी की एक बैंक में काम करती है। कहाँ काम करती है, आरआरबी के एक बैंक में, एक रीजनल रूरल बैंक में काम करती है। और उसके बैंक में बहुत ज़्यादा कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि रूरल एरिया है तो कोयल तो आना ही है, लाजमी है ये बात, है ना। तो उस रूरल बैंक में बहुत ज़्यादा कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब बहुत कोयल लोग वहाँ पर रहते हैं। क्या रहते हैं, कोयल पक्षी रहती है ना। तो कोयल से देखो यहाँ पर ओ काट दोगे, नियम के हिसाब से वाई भी कटेगा, ए भी कटेगा। के का मतलब 7 और एल का मतलब 5 यानी 75 में किसकी स्थापना हुई थी, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक में। अब इन दोनों पॉइंट में मैं वाइफ से ही रिलेट करके क्यों बोला, ध्यान देखो दोगे। वाइफ से इसलिए बोला क्योंकि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। वाइफ यानी 5। ठीक है, आगे मैं सबको सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, बाकी ईयर पहले याद रख लो। यहाँ पर है रूरल से रिलेटेड एक पॉइंट और आता है, यहाँ तो आरआरबी से था, मतलब बैंक से रिलेटेड था ये वाला, है ना। यहाँ पर क्या है, रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कब लाया गया, तो ये 1983 में लाया गया। ध्यान रखना, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब लाया गया, तो 1983 में लाया गया। कैसे ध्यान में रखोगे कि जितने लोग जो लेबर थे जिनके पास लैंड नहीं हुआ करता था, ज़मीन नहीं हुआ करती थी, रूरल में मतलब गांव वाले इलाके में जितने लेबर हुआ करते थे, काम करने के बाद उसको वीम साबुन दिया जाता था कि तुम इसी से नहा लेना, इसी से कपड़े धो लेना। हालांकि वीम साबुन का इस्तेमाल हम बर्तन धोने के लिए करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को, रूरल वाले लोगों को सरकार तो हमेशा से ठगते आई है ना। तो क्या करती है, सारे लेबर, रूरल के सारे लेबर जिसके पास मतलब जो लोग लैंडलेस होते हैं, उसको काम करवाने के बाद उसको वीम साबुन दिया गया, वीम साबुन बांटा गया। बस ऐसे ध्यान में रखना है, इमेज बनाना है। कौन सा साबुन, वीम साबुन। वीम को क्या करना है, डिकोड करना है। आई यहाँ से काट दोगे, वी का मतलब 8 और एम का मतलब 3 यानी 83 में ये प्रोग्राम लाया गया था। कौन सा, रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, अगला है यहाँ पर क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा भी गया। देख लो, पूछेगा कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया, तो मई 18, 1974 में। कैसे ध्यान में रखोगे, तो जरा देख लो यहाँ पर इसका कोड क्या है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1974 में। कैसे ध्यान में रखोगे, इसका कोड है कि जब हम परमाणु परीक्षण के लिए जा रहे थे, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जा रहे थे, तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब को हम किससे लेकर के गए थे, कार से लेकर के गए थे। किससे लेकर के गए थे, कार से लेकर के गए थे, है ना। तो कार से देखो कैसे ध्यान में रखोगे, ए काट दोगे, सी का मतलब 7 होता है, आर का मतलब 4 होता है, यानी 74 में क्या किया गया, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। और इस परीक्षण का नाम क्या दिया गया था, ऑप्शन में रहेगा लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, है ना। इस तरीके से एग्जाम में दे देगा। ध्यान रखना, इसका आंसर है स्माइलिंग बुद्धा। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, सब कुछ इस पॉइंट को भी देखने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने सारे हैं, इसको देखने से पहले हम कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स को देख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। अब जरा बात करते हैं कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स को। देख लो, सब कुछ याद कराने वाला हूँ। देख लो, यहाँ पर पूछेगा आपसे कई बार एग्जाम में कि एग्रीकल्चर जो था, कृषि जो काम था, इस
को कौन से पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिला, है ना, और फिर मेन फोकस रहा एग्रीकल्चर पर, मेन फोकस कौन से पंचवर्षीय योजना का था, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। कैसे ध्यान में रखोगे तो देख लो, वन है सन, वन है सन, तो सन के नीचे ही, मतलब सूरज के नीचे, सन का मतलब धूप भी होता है ना, धूप भी होता है, तो धूप के नीचे, सन के नीचे ही तो एग्रीकल्चर का सारे किसान काम करते हैं। एग्रीकल्चर का काम जितने सारे किसान करते हैं सन के नीचे ही तो करते हैं, सूरज के नीचे ही तो करते हैं। तो सन का मतलब वन, वन का मतलब देख लो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का काम सन के नीचे होता है। तो ये याद हो गया कि मेन फोकस एग्रीकल्चर पर कौन से पंचवर्षीय योजना में था, पहली पंचवर्षीय योजना में। अब एग्रीकल्चर वर्ड एक जगह और आ जाता है, जो CACP वाला अभी याद कराया 1965 में जो प्रोग्राम लाया गया था, कमीशन जो बनाया गया था, है ना। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो, यहाँ पर है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये वाला कमीशन कब लाया गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कैसे ध्यान रखोगे कि एग्रीकल्चर में जो भी कॉस्ट और प्राइस हमें मिलता है, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट और प्राइस एग्रीकल्चर में कौन सी चीज़ पर मिलता है, जब हम ट्री की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं, ट्री की। जैसे मान लिया धान की खेती करते हो, गेहूं की खेती करते हो, आलू का खेती करते हो, उसका ट्री नहीं होता, प्लांट और ट्री में फ़र्क होता है ना। तो ट्री उसका नहीं होता, ट्री का मतलब होता है जैसे मैंगो का ट्री, है ना, जैसे गुआवा का ट्री, जैसे कि बड़े बड़े जो फल होते हैं उसके लिए हम ट्री लगाते हैं, उसका एग्रीकल्चर करते हैं, तब उसके लिए जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको हम ट्री बोलते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइस हमें कब मिलता है, जब हम ट्री का खेती करते हैं, ट्री का एग्रीकल्चर करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, ट्री से थ्री, और एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ज़्यादा कब मिलता है, जब हम ट्री की खेती करते हैं, ट्री यानी थ्री। तो ध्यान में रखोगे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कब लाया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और पहली में मेन फोकस था एग्रीकल्चर पर। दोनों क्लियर हुए। तीसरा एक बार और पूछ लिया जाता है, ये वाला एग्जाम, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एक बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है, मतलब हाई लेवल का एग्जाम होता है। देखो क्या है, रीजनल अप्रोच टू एग्रीकल्चरल प्लानिंग। कैसे ध्यान में रखेंगे इसको, कि मेरा जो टारगेट है वो ये है कि जो गेट का एग्ज़ाम हम क्लियर करेंगे, जब हम गेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो हम अपने रीजनल एरिया में जाके, मतलब अपने क्षेत्रीय एरिया में जा करके क्या करेंगे, नया नया एग्रीकल्चरल प्लानिंग करेंगे, है ना, एग्रीकल्चरल प्लानिंग करेंगे। मतलब कब, गेट का एग्ज़ाम करने के बाद हम रीजनल एरिया में जाएंगे और एग्रीकल्चरल प्लानिंग करके हम वहाँ एग्रीकल्चर करेंगे। तो एग्रीकल्चरल प्लानिंग आएगा, वो भी रीजनल अप्रोच, है ना, रीजनल अप्रोच, रीजनल वर्ड जैसे आ जाएगा समझ आना। अच्छा, अपने रीजनल एरिया में जाने के बाद हम एग्रीकल्चरल प्लानिंग कब करेंगे, जब हम गेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, है ना। तो गेट से ये याद रख लोगे, 8 और बाकी चीज़ रीजनल अप्रोच टू एग्रीकल्चरल प्लानिंग। तो ये तीनों क्लियर है बिल्कुल। फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, एग्रीकल्चरल का मेन फोकस कौन से पंचवर्षीय योजना में था, तो वन में, वन यानी कि सन, तो सन के नीचे ही हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल और खेती करते हैं। एग्रीकल्चरल का कॉस्ट और प्राइस हाई कब मिलता है हमें, जब हम ट्री वाला एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, फलों वाला एग्रीकल्चर करते हैं। फिर एक गेट का एग्ज़ाम देने के बाद हम क्या करेंगे, रीजनल एरिया में जा करके एग्रीकल्चरल प्लानिंग करेंगे। तो रीजनल अप्रोच टू एग्रीकल्चरल प्लानिंग आ जाएगा। तो समझ आना, गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद हम ऐसी प्लानिंग करने को सोचे हैं। तो 8 से, गेट से हो जाएगा 8, ट्री से हो जाएगा 3 और 1 से हो जाएगा सन, सन से 1, ठीक है। तो ये आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, देख लो, फूड से रिलेटेड 2 बार आपका यहाँ पर आएगा। एक है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। कैसे ध्यान में रखना है जरा देख लो। ईयर तो मैं याद करा दिया हूँ कि आपका गोल है इस वर्ष का कि FCI का एग्जाम निकालना है, तो गोल को डिकोड करोगे 65 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना क्या है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में FCI की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था ये टारगेट कौन से पंचवर्षीय योजना में था, इस चीज़ को भी पूछ लिया जाएगा। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। देखो, ज़्यादातर फूड हमें किससे मिलता है, ज़्यादातर फूड हमें किससे मिलता है, ट्री से मिलता है, ट्री यानी कि 3, तो 3 से है फूड। कोई दिक्कत नहीं। FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पूछ लेगा कि कौन से पंचवर्षीय योजना में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो तीसरा में हुआ था। कैसे ध्यान रखोगे कि फूड हमें ज़्यादातर ट्री से मिलता है, यानी 3 से मिलता है, ट्री यानी 3। फिर फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट कौन से पंचवर्षीय योजना में रखा गया, 7th में। कैसे ध्यान में रखना है कि फूड ग्रेन लेकर के, पता है आपको, सुदामा जो थे जब भी भगवान श्री कृष्ण से हेवन मिलने के लिए गए थे, जब भी वो हेवन मिलने के लिए गए थे, कौन, सुदामा गए थे मिलने के लिए श्री कृष्ण से, तो अपने साथ कुछ फूड ग्रेन लेकर के गए थे, आपको पता है।
चावल के कुछ ग्रेन लेकर के, फूड ग्रेन लेकर के गए थे, है ना, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। तो फूड ग्रेन लेकर के सुदामा जाते हैं कहाँ, श्री कृष्ण से मिलने हेवन। तो हेवन से 7 और फूड ग्रेन से फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए दोनों को एक साथ करा दिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मेन फोकस, इस चीज़ को ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेन फोकस जो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का और फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था ये दूसरे पंचवर्षीय योजना में लाया गया। और आईडीबीआई की स्थापना जो हुई थी, ये ईयर तो मैं याद करा ही दिया, इसका भी और इसका भी। लेकिन यहाँ ध्यान रखो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर आईडीबीआई का क्या किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट। कैसे ध्यान में रखोगे समझाता हूँ, अभी देख लो यहाँ पर कैसे याद रखोगे। यहाँ पर याद रखोगे, यहाँ पर क्या याद रखना है, एक तो इसके लिए याद रखवाया था अलग, है ना, अलग ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया था। तो 56 याद रख लोगे, अलग को डिकोड किए थे तो ठीक है। फिर यहाँ पर आईडीबीआई की स्थापना, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया से पहले गोरे लोगों ने किया था। कौन लोगों ने, मतलब अपने एरिया में, अपने कंट्री में गोरे लोगों में, गोरे को डिकोड किए थे, 64 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे ही इंडस्ट्रियल आ जाए तो समझ आना कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री लगाई गई थी हमारे कंट्री में वो शूज़ की लगाई गई थी, यानी कि पहनने के लिए शूज़, है ना, शूज़ की। तो सबसे ज़्यादा शूज़ की फैक्ट्री लगाई गई थी, इंडस्ट्री लगाई गई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में, शू मतलब टू, ठीक है, शूज़ यानी कि टू, शू टू। तो किसकी इंडस्ट्री लगाई गई थी, शू की। तो शू से टू, तो ध्यान रखना इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूछ दे, और फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में पूछ दे तो इंडस्ट्री से बस आप ध्यान रखना शू यानी कि टू, तो सेकेंड में, ठीक है। मेन फोकस किसमें था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का। तो शू यानी कि 2 नंबर, है ना, 2 से ध्यान रख लोगे, सेकेंड पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर कैसे याद रखोगे कि यहाँ पर एक जगह और इंडस्ट्रियल आ जाता है आईडीबीआई में। तो ध्यान रखना कि गोरे लोग जो थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने से पहले अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करे थे, ट्री लगाए थे, बहुत ज़्यादा ट्री लगाए थे गोरे लोग। गोरे क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि गोरे का मतलब इस ईयर का कोड था गोरे। तो गोरे लोग जब अपने कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराए तो उसके पहले उसको पता था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जाएंगे। तो तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे कटेंगे, तो इसके प्लानिंग से पहले उन लोगों ने क्या किया, अपने कंट्री में बहुत सारे ट्री लगाए थे। क्या लगाए थे, ट्री लगाए थे। अब फिर ऐसे याद रख सकते हो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब भी होता है तो बहुत सारे ट्री कटते हैं, बहुत सारे ट्री कटते हैं तभी इंडस्ट्री लगाई जाती है ना। तो ट्री से याद रखोगे 3, तो 3 का ही ये क्या था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का पार्ट था। कौन सा, आईडीबीआई की स्थापना हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ये सारे आप ध्यान में रख लोगे, एक साथ सबको करा दिया हूँ, क्लियर। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये तीनों है, देख लो कौन तीनों है, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये सेल्फ रिलायंट वाला जो वर्ड है, सेल्फ रिलायंस वाला जो वर्ड है, सेल्फ रिलायंट और रिलायंस वाला जो वर्ड है, ये 3 बार आता है। कितने बार आता है, 3 बार आता है, ध्यान में रखना, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का मतलब था आत्मनिर्भर, है ना, जैसे मोदी जी लाए थे आत्मनिर्भर, है ना, भारत आत्मनिर्भर योजना करके कुछ, आत्मनिर्भर, है ना। तो आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस बोलते हैं इसको, सेल्फ रिलायंट बोलते हैं। तो देखो सबसे पहली बात इन तीनों को सीक्वेंस में याद रखना, स्टार्ट हुआ था 3 से, फिर 4, फिर 5, 3 4 5, इस चीज़ को ध्यान रखना। पहले हम एक खुद से वादा करते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हमारा प्रगति होता है यानी प्रोग्रेस होता है, प्रगति होता है यानी कि प्रोग्रेस होता है, किसका, आत्मनिर्भरता का। और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते लास्ट में हम अचीव कर लेते हैं, मतलब अटेनमेंट हो जाता है उसका। क्या होता है, अटेनमेंट हो जाता है। अटेनमेंट का मतलब क्या होता है, प्राप्ति, है ना। तो पहले तो हम सेल्फ रिलायंट होने का क्या करते हैं, आत्मनिर्भर होने का एक हम मेन फोकस अपना रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, सेल्फ रिलायंस के लिए प्रोग्रेस करते हैं। और जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं तो अंततः जा करके क्या होता है, अटेनमेंट हो जाता है, मतलब कि हम उसकी प्राप्ति कर लेते हैं, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ध्यान रखना सेल्फ रिलायंट से यहाँ पर 3 बार आने वाला है। एक बार खुद सेल्फ रिलायंट आएगा, एक बार आएगा प्रोग्रेसिव वर्ड, एक बार आएगा अटेनमेंट वर्ड, है ना। तो पहले तो हम आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचते हैं, मेन फोकस रखते हैं, फिर है कि हम प्रोग्रेस करते हैं उसमें, और लास्ट में सेल्फ रिलायंट होने का अटेनमेंट कर लेते हैं यानी
आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर लेते हैं। इन 3, 4, 5 को याद रखना। 3, 4, 5 यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इन तीनों को सीक्वेंस में ध्यान में रखने की कोशिश करना। फिर से बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये तीनों सेल्फ रिलायंट से ही रिलेटेड है और मैं लॉजिकली भी सही बता रहा हूँ आपको कि पहले सेल्फ रिलायंट के बारे में मेन फोकस रखा गया, सोचा गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा सेल्फ रिलायंट होने का, और जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे तो लास्ट में जाकर के क्या करोगे, उस चीज़ की प्राप्ति कर लोगे, है ना, तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो जाएगी। तो शब्दों पे ध्यान देना, ये सेल्फ रिलायंट था सिर्फ, फिर था कि इसमें प्रोग्रेस हुआ सेल्फ रिलायंस के साथ, फिर सेल्फ रिलायंस का यहाँ पर अटेनमेंट हुआ यानी इसकी प्राप्ति हो गई। तो 3, 4, 5 इन तीनों को सीक्वेंस में ध्यान में रखना। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम है। फिर यहाँ पर रूरल से रिलेटेड 2 बार आएगा, दोनों का मैं ईयर याद करा दिया हूँ। एक आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई थी, तो ये पांचवी पंचवर्षीय। कैसे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर समझो कैसे ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर है रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये कब लाया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर। देखो कैसे ध्यान में रखोगे, आपकी जो बीवी है मतलब वाइफ है, ये आरआरबी बैंक में काम करती है, उस समय भी बताया था, है ना। आरआरबी बैंक में कौन काम करती है, आपकी वाइफ, तो वाइफ से 5 और आरआरबी से आरआरबी ध्यान रख लोगे। फिर क्या है कि रूरल एरिया में जिसके पास लैंडलेस नहीं, मतलब लैंडलेस होते हैं जो लेबर लोग लैंडलेस होते हैं रूरल एरिया में, वो किस चीज़ में लेबर करते हैं, किस चीज़ का लेबर होते हैं, ब्रिक्स ढोने का काम करते हैं। ब्रिक्स ढोने का काम करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। तो ब्रिक्स से 6 हो गया, कौन काम करते हैं ब्रिक्स ढोने का, तो रूरल एरिया में लैंडलेस लेबर लोग। तो दोनों को याद रखना आसान था कि नहीं, बिल्कुल था। यहाँ पर मैंने क्या बताया था इसका इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि आरआरबी बैंक में आपकी वाइफ काम करती, तो वाइफ से 5 हो गया, ठीक है। ईयर के लिए मैं क्या बताया था कि उस बैंक में जहाँ पर रूरल बैंक में काम करती है आपकी वाइफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयल पाया जाता है, कोयल की आवाज़ें सुनाई देती, तो कोयल को डिकोड किए थे तो आ गया था 75, ठीक है। फिर है यहाँ पर लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट वाला जो मैं आपको इसका याद कराया था, वो क्या याद रखाया था कि जब भी ब्रिक्स ढोने का काम करते हैं लेबर लोग, लैंडलेस लेबर लोग रूरल एरिया में जब भी ब्रिक्स ढोने का काम करके आते हैं, तो वहाँ का जो ऑनर है उसको नहाने के लिए, धोने के लिए कौन सा साबुन देता है, वीम साबुन दे करके ठग देता है ना, वीम साबुन। तो वीम को डिकोड किए थे तो V8 आ गया था, M3 आ गया था, मतलब 83। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट एक साथ कन्फ्यूजन क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कन्फ्यूजन एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो ध्यान रखना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। यहाँ पर है अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी में हम क्या करते हैं, ब्रिक्स ढोने का काम करते हैं। बेरोजगारी की बात आए अगर वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लिखा रहे तो 6 है ना, 6 यानी ब्रिक्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, कुछ बेरोजगार लोग रहते हैं, वो ब्रिक्स ढोने का काम करते हैं। फिर दूसरी बात क्या है कि जब भी हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मतलब जब भी रोज़गार के अवसर मिल जाता है, तब हम कैसा महसूस करते हैं कि भैया हम तो हेवन पे पहुंच गए। होता है ना, बहुत कष्ट के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद अगर किसी को जॉब लगती है, जॉब मिल जाती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तब उसको नहीं लगता कि भैया अब तो इसके घर में हेवन सा छा जाएगा, बिल्कुल, है ना, हेवन वाली फीलिंग आती है। तो हेवन वाली फीलिंग कब आती है, जब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हेवन मतलब 7। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को मेन फोकस कब रखा गया था, 7th पंचवर्षीय योजना में। और अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात आ जाएगी तो याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स ढोने का काम करते हैं। ब्रिक्स से 6, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्यान रख लोगे। तो ये दोनों क्लियर हैं बिल्कुल। अब जो छोटे बड़े जो पॉइंट्स हैं उसको देखो, मैं कितने आसान से आपको याद करा देता हूँ। सारे कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब यहाँ से चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पूछेगा कि एग्रीकल्चर मेन फोकस कब था, तो पहली पंचवर्षीय योजना में। मैं बता दिया एग्रीकल्चर का काम सन के नीचे होता है, यानी 1। चलिए ठीक है, एग्रीकल्चर काम के लिए तो डैम को बनाया जाता है, बिजली के उत्पादन के लिए भी बनाया जाता है डैम को। तो इस चीज़ को भी रिलेट कर लोगे कि जितने सारे डैम बनाए गए ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर ही बनाए गए। क्लियर? ताकि कृषि का काम आसान हो सके, है ना, ठीक है, सिंचाई का काम अच्छे से हो सके, इरिगेशन का काम अच्छे से हो सके, इसलिए डैम को बनाया गया था। तो डैम को एग्रीकल्चर से रिलेट करना है, और एग्रीकल्चर को मैं बता दिया, एग्रीकल्चर का काम सन के नीचे यानी सूरज के नीचे ही होता है। अब बात आती है कि कौन सा डैम कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है। इस चीज़ को भी मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। यहाँ पर है भाखड़ा, है ना, भाखड़ा को भाखड़ा भी बोलते हैं। फिर है सतलज। तो देखो, कभी है खड़ा, कभी है सूख जाना, कभी है खड़ा, कभी सूख जाना,
तो ऐसे इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति है जो कभी खड़ा होता है, कभी सूत जाता है। व्यक्ति के अलावा भी किसी और चीज़ को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो कभी खड़ा होता है, कभी सूत जाता है, कभी खड़ा होता है, कभी सूत जाता है ना। एक ऐसा पर्सन है जो कभी खड़ा होता है, कभी सूत जाता है। तो खड़ा से याद रखोगे भाखड़ा, और यहाँ पर सूत से सतलज, तो सतलज रिवर के ऊपर कौन सा है, भाखड़ा नांगल डैम। नेक्स्ट है हीराकुंड। हीराकुंड देखो यहाँ पर महानदी के ऊपर। महा वर्ड कब लगाते हैं, वेरी के सेंस में, है ना। वेरी के सेंस में, बहुत ज़्यादा के सेंस में हम महा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब हीरा का दाम बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वेरी मच होता है। तो वेरी यानी महा, महा है ना, नहीं बोलते वो बहुत ही महान आदमी, मतलब बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत के सेंस में। तो हीरा का दाम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, महा होता है ना। तो हीरा से ऐसे इमेजिन करोगे महानदी। नेक्स्ट है नागार्जुन डैम, जो है ये कहाँ पर है, नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा रिवर के किनारे। कैसे ध्यान में रखोगे कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अर्जुन को उपदेश दिए थे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश किसको दिए थे, अर्जुन को दिए थे। तो नागार्जुन से कृष्ण को याद रख लेना। तो नागार्जुन सागर डैम किस पर है, कृष्णा रिवर के ऊपर है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखोगे कि पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर था, ठीक है। कैसे ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर काम के लिए ही तो सारे डैम बनाए गए, तो डैम से जितना रिलेटेड पूछेगा तो अच्छा एग्रीकल्चर मेन फोकस किसका था, वन, है ना। वन यानी कि सन के नीचे तो एग्रीकल्चर का काम होता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना बहुत आसान हो गया, है ना। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। तो यहाँ पर था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री लगाई गई है वो किसकी लगाई गई है, शू की, शू यानी टू, तो सेकंड हो गया। इस तरीके से याद रख लोगे। फिर है यहाँ पर क्या, भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, राउरकेला स्टील प्लांट हो, ये सारे इंडस्ट्रीज ही तो हैं, इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा किसकी लगाएगी, शू की, तो टू। तो टू के अंदर ही सबका क्या किया गया, स्टैब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। बाकी ट्रिक तो मैं आपको याद करा ही दिया हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर थ्री। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देख लो। यहाँ पर क्या है, मेन फोकस क्या था थ्री का, मतलब थर्ड पंचवर्षीय योजना का। यहाँ पर सेल्फ रिलायंट वाला सारा कन्फ्यूजन मैं एक साथ बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वॉर जब भी हुआ, दोनों वॉर की बात अगर कहें, चाइना वॉर चाहे इंडो पाक वॉर, तो कोई भी वॉर हुआ है इंडिया में, मतलब चाइना वॉर चाहे तो इंडो पाक वॉर, दो वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों वॉर में लोग क्या करते थे, ट्री पर चढ़ करके छुप जाते थे। वॉर के दौरान बहुत सारे लोग ट्री पर चढ़ करके छुप जाते थे। ट्री यानी थ्री, तो थ्री यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था, चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर हुआ था, ठीक है। ईयर तो मैं याद करा दिया हूँ, ये सबको भी याद करा दिया हूँ ईयर को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो कि कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर लाया गया इसको, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर मैं याद करा दिया हूँ 1963। कैसे कि यूनिटी में ट्रस्ट जो लोग ब्रेक करते हैं उसको शेम आनी चाहिए, शेम यानी शर्म आनी चाहिए, है ना, शेम। तो शेम को डिकोड किए थे तो आ गया था 63, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर पूछ ले कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर इसको लाया गया, तो कैसे ध्यान में रखोगे, ऐसे ध्यान में रखोगे। जरा देखो कि बार बार किसी चीज़ को फ्री अगर मिले, है ना, बार बार कोई चीज़ अगर आपको फ्री में मिले तो भैया बिल्कुल ही ट्रस्ट मत करना। बार बार कोई चीज़ फ्री में मिले, जैसे केजरीवाल साहब क्या करते हैं, हर चीज़ को फ्री कर देते हैं ना, तो ऐसे केस में हर फ्री मिलने वाले चीज़ पर कभी ट्रस्ट मत करना। तो ट्रस्ट वाला जब भी पूछ दे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर आया था, तो ध्यान में रखोगे क्या, अच्छा सर ने बताया था ट्रस्ट किस पर नहीं करना है, जब बार बार कोई चीज़ फ्री में मिले, है ना, फ्री में मिले, ठीक है। बस इमेजिन करना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, मतलब अपने जज्बात से नहीं जोड़ना है, अपने इमोशन से नहीं जोड़ना है। तो फ्री, सर ने बताया था फ्री में मिलने वाली चीज़ों पर जल्दी से ट्रस्ट मत करना। तो ट्रस्ट वर्ड जैसे आ जाएगा, फ्री आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, फ्री यानी कि थ्री, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, IDBI। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गोरे लोगों के यहाँ पहले हुआ था, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारा ट्रीज़ को काटा जाता है, ट्री को काटा जाता है, तो ट्री से हो गया थ्री, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में IDBI की स्थापना हुई थी। फिर सबसे ज़्यादा फूड हमें कहाँ से मिलता है, ट्री से मिलता है, तो फूड हो गया ट्री, है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको भी बता दिया हूँ कि कौन से एग्रीकल्चर करने पर हमें कॉस्ट और प्राइसेस अच्छा मिलता है, ट्री के एग्रीकल्चर करने पर, है ना, तो ट्री से हो गया आपका थ्री। तो यानी कि CACP की स्थापना कब हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है अंडर द PL 480 स्कीम। ये 480 स्कीम को ध्यान में रखना है, इस स्कीम के थ्रू ही क्या किया गया था,
इंपोर्ट किया गया था वीट को, यानी यूएसए से वीट को इंपोर्ट किया गया था, यानी कि गेहूं को मंगाया गया था। अकाल पड़ गया था हमारे मैं भी कहानी सुना हूँ अपने दादा से कि 1962 में 65 तक रहा था शायद, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, खाने को लाले पड़ गए थे, तो अमेरिका वालों ने वीट को वहाँ से भेजा था। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। वीट की बात आती तो वीट तो ट्री पर ही उगता है, समझ रहे हो, ट्री पर ही तो उगता है, तो ट्री है ना, वीट से ध्यान रखना, ट्री, वीट का ट्री, गेहूं का ट्री, है ना, तो ट्री से थ्री। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर ये PL 480 स्कीम था, और इसी के अंदर वीट को लाया गया था यूएसए के द्वारा, है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गया था। उसके बाद आया था प्लान हॉलीडे, ईयर मैं आपको बता दिया हूँ प्लान हॉलीडे का, है ना। चाचा जी क्या करते हैं, प्लान करते हैं हॉलीडे में गैप मारने का, तो चाचा और गैप इसका क्या था, कोड था, चाचा से 66 और गैप का मतलब जी का मतलब 7 और पी का मतलब 9, तो 66 से 69 तक इसका ईयर था, है ना। अब हॉलीडे के टाइम में ही प्लानिंग लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, हॉलीडे के टाइम में ही नए नए एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी बनाते हैं लोग, यहाँ कैसे खेती करना है, नए नए स्ट्रैटेजी बनाओ हॉलीडे के टाइम में ही। ज़्यादातर जॉब करने वाले लोग अक्सर हॉलीडे में यही सोचते हैं कि अपने गांव में जा करके नए नए एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। तो प्लान जो हॉलीडे था उसका जो मेन फोकस था उस इस पर था, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी के ऊपर था। अब यहाँ पर मेन फोकस देखते हैं किसका, फोर्थ का, यानी 4, है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर। देखो यहाँ पर मैं बोलूँ कि ग्रोथ अगर करना है और अपने लाइफ में स्टेबल होना है, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ भी करना है स्टेबल भी होना है, तो इसकी प्लानिंग आपको भोरे भोर करनी चाहिए, भोरे भोर करनी चाहिए। भोर मतलब मॉर्निंग, है ना, भोर में करते हैं हम, भोर में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, भोर उठते हैं और हम प्लानिंग करते हैं, तभी हमारा ग्रोथ और स्टेबल हम हो पाएंगे। तो जब भी आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी लानी है अपने लाइफ में, तो भोर में उठना पड़ेगा, भोर मतलब 4, भोर मतलब 4। नेक्स्ट है प्रोग्रेस करना है अगर, है ना, प्रोग्रेस अगर करना है ना, और आत्मनिर्भर होना है, तो भोर में उठना स्टार्ट कर दो, भोर आने की 4। नेक्स्ट है बहुत सारे लोग फैमिली प्लानिंग भी करते हैं, कब, भोरे भोर उठ करके, है ना, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है उस समय। फैमिली प्लानिंग मतलब समझते हो, मतलब हमें कितने बच्चे लाने हैं समझ रहे हो, कितने बच्चे को रिप्रोड्यूस करने हैं, तो भैया उसके लिए ज़्यादातर शुभ टाइम माना जाता है भोर का वक्त, है ना। तो भोर के टाइम में ही ज़्यादातर लोग फैमिली प्लानिंग पर ध्यान देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पर 14 बैंक्स नेशनलाइजेशन, मतलब कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो, कैसे ध्यान में रखोगे, बहुत आसानी से याद रख लोगे इसको। इस तरीके से याद रखो, देखो यहाँ पर इस तरीके से याद रखो, 14 में एक 4 है ना, 14 पंचवर्षीय योजना तो हुआ नहीं, तो 14 में एक 4 आता है, तो 4 से ध्यान रख लेना, है ना। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 में ही आता है आपका 4, है ना। तो फोर्थ इस तरीके से बस कनेक्ट करने की कोशिश करना, 4 है इसमें छुपा हुआ, ठीक है। तो 4 आनी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, नेक्स्ट है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। नोट में मैं बता भी दिया हूँ, इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वॉज द कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप इसको याद रख लें अच्छे से। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखो, ये 1974 में हुआ था। कैसे ध्यान में रखना था 74 को, क्योंकि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के लिए क्या किए थे, कार से लेकर के हम गए थे न्यूक्लियर बॉम्ब को, कार को रिकॉर्ड किए थे। तो सी का मतलब 7 और आर का मतलब 4, यानी 74 में। पोखरण में ये टेस्ट हुआ था, राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। बस इसका नाम याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा था, ना कि लाफिंग बुद्धा। ऑप्शन में लाफिंग बुद्धा भी रहेगा, जिससे आप ज़्यादा अवगत हो, है ना। अब अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट था इंडिया का, स्माइलिंग बुद्धा, ये कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के। कैसे ध्यान में रखोगे, हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को कार से लेकर के गए थे, और कार वहीं पर खड़े रखे थे। जब न्यूक्लियर टेस्ट हो जाता है, बम का ब्लास्ट हो जाता है, तो कार का डोर जो है ना, डोर जो है वो जोर से टूट जाता है, झटके के साथ टूट जाता है। तो डोर किसका टूट जाता है, कार का। कार से हम क्या करने गए थे, न्यूक्लियर टेस्ट करने गए थे, तो डोर टूट जाता है, डोर धमाका होता है तो डोर भी टूट जाता है। तो डोर से याद रखना है 4, तो 4 यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। सारा कुछ क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना में हम ध्यान देते हैं। देखो
ऐसे ध्यान रखो कि आपकी वाइफ के आने के बाद गरीबी हट जाती है ना। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इसका मेन गोल था, है ना, मेन फोकस था पांचवी पंचवर्षीय योजना का, गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को ही हटा दिया गया था। तो ये सब राजनीति वाली बातें नहीं करनी है, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम अभी। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो गरीबी हटाओ, वाइफ के आने के बाद आपके घर की गरीबी हट जाती है। बस ऐसे इमेजिन करो, वाइफ के आते ही, वाइफ आनी 5, तो गरीबी हट जाती है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट है अटेनमेंट वाली बात मैं बता चुका हूँ 3 4 5 की, है ना। पहले सेल्फ रिलायंट की बात हम सोचते हैं, फिर उस पर प्रोग्रेस होता है, फिर उसके बाद अटेनमेंट होता है। तो ये 3 4 5 को मैं याद करा दिया हूँ। फिर है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, यहाँ पर है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। अब मिनिमम नीड्स क्या होती है, मान लिया जाए आपकी वाइफ आती है, तो आपके मिनिमम नीड्स क्या हो जाते हैं कि आप अपनी वाइफ के रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम करो, है ना। तो वाइफ के आने के बाद आपके मिनिमम नीड्स मतलब पूरा करने का एक जिम्मेवारी आ जाता है। ठीक है, तो आपके वाइफ के आने के बाद ये जिम्मेवारी हो जाती है कि मिनिमम नीड्स को आप पूरी कर पाओ। तो वाइफ से 5, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। तो आप अपनी वाइफ को डेली 20 पॉइंट्स याद करने के लिए देते हो। तो किसको देते हो, वाइफ को। तो 5 हो गया यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना। फिर आपकी वाइफ आरआरबी में काम करती है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना वाइफ से 5। नेक्स्ट यहाँ पर 5th जो 5 ईयर प्लान था, पांचवी पंचवर्षीय योजना, वो टर्मिनेट कर दिया गया किसके द्वारा, न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को अलग से ध्यान में रख लेना, ठीक है, भूलना नहीं, क्योंकि ये पूछा जाता है। उसके बाद पांचवी के बाद आता है रोलिंग प्लान, है ना। रोलिंग प्लान कब से कब था, सब कुछ याद करा दिया हूँ कि रोलिंग करने लगी कैफ़े में जा कर के, है ना, और बोलती है फांसी लगा लूँगी। तो वहाँ पर कैफ़े और फांसी इसका कोड था, याद रख लोगे इसका ईयर को। फिर है कि ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो जनता गवर्नमेंट है ना, जनता दल गवर्नमेंट जो आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उसकी बात कही जा रही है। उसके टाइम में रोलिंग प्लान हुआ था। ठीक है, अब ऐसे भी याद रख सकते हो मोरारजी से ऐसे ध्यान रख सकते हो, मोरारजी देसाई मतलब मोरा राजा जी बेड पर बहुत ज़्यादा रोलिंग करते हैं, है ना। मोरा राजा जी बहुत ज़्यादा रोलिंग करते हैं बेड पे, तो ऐसे रोलिंग से ध्यान रखना। मोरारजी देसाई जनता दल की सरकार बनी थी, एम्प्लॉयमेंट पर इनका मेन फोकस था, है ना, रोलिंग प्लान का। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लेगा फिर भी ध्यान में रखना। फिर 6th की अगर बात कही जाए तो देख लो, 6th पर है क्या कि नेशनल इनकम, हमारा नेशनल का इनकम जो है वो ब्रिक्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रिक्स के द्वारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ना, चाहे वो सीमेंट का ब्रिक हो चाहे पर सॉइल का ब्रिक हो, है ना। तो नेशनल इनकम उस पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दोगे, रोड कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे अच्छे से, तो कैसे आपके देश में डेवलपमेंट होगा, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो। तो नेशनल इनकम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ब्रिक्स पर, है ना। नेशनल इनकम जो है वो ब्रिक्स पर डिपेंडेंट होता है ना। तो ब्रिक्स याद रखोगे 6। तो नेशनल इनकम किसका मेन फोकस था, 6 का। चलिए ये हो गया। अब जब तक आप ब्रिक्स पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आपका देश थोड़ी ना मॉडर्न होगा, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन करने के लिए अपने कंट्री का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर तभी स्ट्रांग होगा आपके देश का जब आप ब्रिक्स पर फोकस करोगे। तो ब्रिक्स से हो गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अनएम्प्लॉयमेंट में बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स ढोने का काम करते हैं। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, देखो इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो नाबार्ड जो है ना बैंक, इसको याद रखने का है। इसमें कितने टोटल लेटर हैं, 6 लेटर हैं, देख लो 6 लेटर हैं, NABARD नाबार्ड। नाबार्ड में 6 है, तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कब लाया गया, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंदर। कैसे ध्यान में रखना था कि जिसके पास लैंडलेस लेबर लोग जो होते हैं रूरल क्षेत्र में, वो ब्रिक्स ढोने का काम करते हैं, ब्रिक्स यानी 6, ठीक है। नेक्स्ट है फूड ग्रेन की बात मैं बोल दिया हूँ कि फूड ग्रेन लेकर के सुदामा गए थे हेवन श्री कृष्ण से मिलने, तो 7 यानी हेवन, ठीक। फिर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जब भी मिलती है तो आपको हेवन वाली फीलिंग आने लगती है, मतलब 7 हेवन। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, कैसे ध्यान में रखोगे जरा देख लो। सावन के महीना में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, सावन के महीना में ही हम धान वान की खेती करते हैं, है ना। तो सावन के महीना में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, धान की खेती अच्छे से होती है, सावन के महीना में प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। तो प्रोडक्टिविटी अगर पूछ ले तो सावन को ध्यान रखना, सावन मतलब 7, सावन मतलब 7, हेवन मतलब भी 7, ठीक है, कोड ध्यान में है ना। अब देखो कई बार पूछ लेगा आपके एग्जाम में इन तीनों को एक साथ, फूड ग्रेन प्रोडक्शन
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो तीनों को अगर अलग से पूछे तो भी ध्यान में रख लोगे आज के बाद, क्योंकि मैं तीनों को बता दिया। एक साथ भी पूछ ले तो भी अगर इसमें से एक भी वर्ड कैच कर पाए एग्जाम में, 7 से हेवन और फिर सावन से 7, तो इस तरीके से भी ध्यान में रख पाओगे। लेकिन ये तीनों कई बार एक साथ पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता दिया, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। यहाँ पर है हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट, अब जरा देखो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा। तो कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण हिंदू से ही रिलेटेड है, तो ये पॉइंट तो वैसे भी याद रख लोगे। कौन से पंचवर्षीय योजना में था, तो कैसे याद रखोगे, जरा मैं आपको बताता हूँ कि 7 से कैसे याद रखोगे। तो यहाँ पर है ये वाला पॉइंट, हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में जब भी पूछ लिया जाए कि ये कौन से पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है, तो कैसे ध्यान में रखोगे। तो हिंदू में ही हमारे भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और इनका निवास कहाँ है, हेवन है। इनका निवास कहाँ है, हेवन है ना। हेवन आने की सावन, हेवन आने की 7 आने की 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो हिंदू से रिलेटेड पूछ लिया जाए, हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट दिए थे प्रोफेसर राज कृष्णा, और ये हेवन से रिलेटेड है श्री कृष्ण, तो हेवन को ध्यान में रख लोगे। क्लियर। या फिर हेवन अगर नहीं कनेक्ट कर पाते तो एक तरीके से और याद रखो, हिंदू धर्म का जो सबसे पावन महीना होता है वो सावन होता है ना। सबसे पावन महीना जो होता है वो सावन महीना होता है, तो सावन से याद रख लोगे, सावन से 7 और हिंदू से हिंदू ग्रोथ रेट को। क्लियर है। फिर एनुअल प्लान आया था आपका, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, एनुअल प्लान को ध्यान रखना। एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। देखो एनुअल मतलब प्रत्येक वर्ष है ना, प्रति वर्ष मतलब हर एक वर्ष हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो देश भारत है 2014 के बाद, खास करके मोदी के आने के बाद ज़्यादा ही उदार हुआ है। उदारीकरण का मतलब होता ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा टैक्स में रिलैक्सेशन देते हो। तो नहीं सुनते कि योगी ने क्या किया, यूपी में एक फॉरेन कंपनी आई है, तो उसका सेटअप करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स की छूट दे रखी है ना। फलाने कार की मैन्युफैक्चरिंग होनी है तो उसके लिए उसको टैक्स पर छूट दे रखी। तो इस तरीके को कहा जाता है लिबरलाइजेशन करना, उदारीकरण करना, थोड़ा सा छूट दे देना है ना। तो प्रति वर्ष एनुअली हम उदार होते जा रहे हैं। फिर मोदी जी देख रहे हो धीरे धीरे सारे सरकारी जो चीज़ें हैं उसको निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनी को भी वो क्या कर दिए, प्राइवेट करते चले गए। तो इस चीज़ को भी आप रिलेट कर पाओगे कि एनुअली ऐसे ही होता जा रहा है हमारे देश में। और जब से मोदी जी आए हैं एनुअली हम क्या हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। देख रहे हो विश्व में कितना ज़्यादा नाम हो रहा है इंडिया का। ऑब्वियस सी बात है, झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है ये। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी हम बढ़े हैं एनुअली, मतलब हर एक वर्ष। तो एनुअल प्लान से मैं बार बार एनुअली इसलिए बोल रहा था कि प्रति वर्ष हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे लिबरल हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है और ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब हमारा वैश्वीकरण भी हो रहा है। तो एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, एनुअल प्लान से ये रिलेटेड था। ठीक है, इसका कोड मैं ईयर वाला बता ही चुका हूँ, सब याद होगा। रिवाइज नहीं करोगे नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को, आप भूल जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं 8वीं में क्या क्या था। यहाँ पर देखो न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी, क्या है, न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी यानी नई सांकेतिक नीति। इंडिकेटिव का मतलब होता है सांकेतिक, सांकेतिक मतलब इशारे में कोई चीज़ कहना। तो गेट पर एक लड़की खड़ा होकर के तुम्हें कुछ इशारे में बोल रही है, संकेत में बोल रही है, इंडिकेटिव बोल रही है, सांकेतिक बोल रही है। तो ध्यान रखोगे, इंडिकेटिव वर्ड आ गया, न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी और फिर नई सांकेतिक नीति। तो संकेत में यानी इशारे में इंडिकेट कर रही है कोई लड़की गेट पर खड़ा होकर के, तो गेट से 8 याद रख लोगे, इंडिकेटिव सांकेतिक ध्यान में रख लोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगर आप गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो तो आपके घर की इकोनॉमिक हालत ठीक हो जाएगी, फिजिकल रिफॉर्म भी हो जाएगा यानी राजकोषीय सुधार। फिजिकल का मतलब होता है जो राजकोष होता है, राजकोष का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनके पास जो संपत्ति होती है, जो पैसे होते हैं, उसके बारे में कहा जाता है। तो आप अपने से रिलेट कर लो कि गेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद आपकी इकोनॉमिक स्थिति और आपका जो राजकोषीय सुधार है वो हो जाएगा। कब, जब गेट का एग्ज़ाम क्लियर करोगे तब। तो गेट से 8 याद रख लोगे। नेक्स्ट है शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर। वैसे भी आप अगर देखोगे गेट का एग्ज़ाम देने के बाद आ तो लोग एमटेक करते हैं या तो क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, मतलब जिसको पीएसयूज कहते हैं ना, पीएसयू, बड़ी बड़ी कंपनियां जो महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना जो कंपनियां होती हैं, जैसे सीआईएल हो गया, महारत्ना कंपनी है ना। तो ये सारे कंपनी में जॉब लगती है कब,
जब आप गेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हो तब, तो पब्लिक सेक्टर से वैसे पीएसयू से ध्यान रखोगे, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर आप गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी में जॉब भी कर पाओगे, उसका शेयर भी खरीद पाओगे कई बार, तो है ना। तो गेट का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ऐसा पॉसिबल है, तो इसको भी आप रिलेट कर लोगे। अब यहाँ पर देखो कैसे ध्यान में रखना है। आप गेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद, गेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप अपने रीजनल एरिया में जाते हो, क्षेत्र में जाते हो, और ये एग्रीकल्चरल प्लानिंग करते हो। ये चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट मैं बता दिया था। तो बता दो, अपने रीजनल एरिया में जाने के बाद आप कैसा अप्रोच करते हैं एग्रीकल्चरल प्लानिंग का, ये आप तब जा कर के सोचते हैं जब गेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो गेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप ऐसे ही एग्रीकल्चरल प्लानिंग करते हैं, कहाँ, अपने रीजनल एरिया में जाने के बाद। तो 8 गेट से 8 आप याद रख लोगे। नेक्स्ट 9th और 10th देख लो, ये बाकी का इसका मेन फोकस क्या था, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। कैसे ध्यान में रखोगे, देखो कोई भी सोसाइटी का जब ग्रोथ होता है और फिर जस्टिस मिलता है ना, और इक्वालिटी जो मिलता है, ये भाई 9 से आपको क्या ध्यान में रखना है, 9 से याद रखना है, इसका कोड क्या होता है, वाइन। इसका कोड क्या होता है, वाइन। तो जिस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वाइन पिया जाता है, क्या उसका सोशल ग्रोथ होगा, नहीं। जस्टिस वहाँ कभी होगा नहीं, इक्वालिटी होगा नहीं। पुरुष और महिला में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, कब, वाइन पीने वाले क्षेत्र में, है ना, वाइन पीने वाले सोसाइटी में। तो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आ जाए तो समझ आना, वाइन पीने से सोशल ग्रोथ, जस्टिस ग्रोथ, इक्वालिटी ग्रोथ नहीं होता, है ना। कब, वाइन पीने से। वाइन से 9 को ध्यान में रख लोगे। नेक्स्ट, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वॉज प्रोमोटेड। कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या किया गया था, राष्ट्रीय बागवानी मिशन को बढ़ावा दिया गया था। कैसे ध्यान रखोगे कि हम हॉर्टिकल्चर के साथ साथ, बागवानी के साथ साथ हम मुर्गी पालन भी कर रहे थे, हैन की भी पालन कर रहे थे, मुर्गी पालन का भी काम कर रहे थे। ध्यान में रखोगे, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के काम के साथ साथ हम मुर्गी पालन भी करते, हैन का पालन करते। हैन मतलब मुर्गी, हैन मतलब 10 से याद रख लोगे, हॉर्टिकल्चर याद रख लोगे। नेक्स्ट है 11। तो 11 और 12 को अपने से याद रख लो। कैसे ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पर मेन फोकस था 11 का, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पर भी है फास्टर एंड इंक्लूसिव, लेकिन लास्ट में सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा सस्टेनेबल आ गया तो आखिरी वाला में है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके पहले सिर्फ 2 ही था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इन दोनों को एक साथ ध्यान में रखने की कोशिश करो। 11वां का जो मेन फोकस था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था, 12 का था फास्टर इंक्लूसिव, ये दोनों यहाँ पर इंक्लूड है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया सस्टेनेबल ग्रोथ। इन 11वां और 12वां को एक साथ ध्यान में रखने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि सब के सब पॉइंट मैं यहाँ पर याद करा दिया हूँ। लेक्चर को कैसे देखना है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मतलब एक एक टॉपिक जो है ना, एक एक टॉपिक है, पहले एक एक टॉपिक को कंप्लीट करोगे, फिर टेस्ट लगाओगे। इस पर जितने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट है, इसका एक अपना अलग टेस्ट होगा, और इस तरीके से ग्रोथ रेट है, इसका अलग टेस्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या करोगे, सारे टेस्ट को आपको लगाते जाना है, इसका एक अलग टेस्ट होगा। तो एक एक पॉइंट को आपको याद करते जाना है, फिर वीडियो में आगे बढ़ते जाना है। और याद कैसे कर पाओगे, वीडियो को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके, या फिर एक बार देखो टेस्ट लगाओ, फिर देखो टेस्ट लगाओ, मतलब 10-15 बार ऐसे टेस्ट लगा दोगे, जीवन भर कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद ही ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें इससे एक, मतलब ये अछूता टॉपिक नहीं है। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो चलिए, आज भी मैं बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।